इन्वायरमेंट करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें 40 से 50 हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छे लेवल का, स्पेशल लेवल का एमसीक्यूज है। वेदर एंड क्लाइमेट कॉन्सेप्ट, टॉक्ड अबाउट द ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट। यू शुड ऑलवेज हैव द रिवीजन, विदाउट रिवीजन देयर इज नो यूज। हर चीज का देयर शुड बी अ बैलेंस, सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सो दीज आर द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्लास्टिक वेस्ट के लिए रेड बिन हम यूज कर रहे हैं, ब्लू बिन हम लोग मेटालिक इम्प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लैक बिन हम लोग हैजार्डस वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। व्हेन एंड वेयर नेशनल environmental engineering research institute नेरी was established। ग्लोबल वार्मिंग से बायोडायवर्सिटी खतरा हो सकता है। 2000, 2002, 2010, 2017 आर्टिकल 48A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा कर रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, शानदार तरीके से जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। So this is going to be the final video on current issues on environment। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। So this is going to be a very highly you can say valued content ये होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम पूरा कंपाइल पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें 40 से 50 हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं और वो भी बहुत अच्छे लेवल का, स्पेशल लेवल का एमसीक्यूज है। दे आर टॉप नॉच क्वालिटी एमसीक्यूज यू कैन सी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो शुरू से हमने पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिव्यू। अब जब क्विक रिव्यू करेंगे तो डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको जज नहीं करना कि नहीं ऐसे ही पढ़ा रहे होंगे जल्दीबाजी, नहीं। दिस इज अ होल क्विक रिव्यू वीडियो। डिटेल्ड में हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन पर पढ़ा चुके हैं। तो क्विक रिव्यू लेंगे और लास्ट में जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर रहा था, तो इसलिए मैंने मैसेज भी आपको डाला हुआ था कि ट्यूटर कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा है ताकि अच्छे कंटेंट जो लाया जा सके, ठीक है। तो कभी 2-4 मिनट अगर आगे पीछे हो तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ उसमें चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक है। सो यस गोविंद जी, आई एम ओके, गुड इवनिंग। यस, व्हाट अबाउट द ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी, सब कुछ ठीक है? आई एम गुड। सो दिस होल सेशन इज गोइंग टू बी इन द बाइलिंगुअल मोड सो दैट पीपल फ्रॉम पैन इंडिया कैन दे हैव द गुड एक्सपीरियंस। यस यू कैन से। चलिए तो हम लोग जो है हिंदी में बात करेंगे और उसके बाद जो सेशंस में कुछ इंग्लिश में बात करेंगे, सो दैट सारी चीजें जो है समझ में आए सभी लोगों को। यस, सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहां पर आप देखिए, इस पूरे सेशन को जो भी मिस करेगा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तरीके का क्वालिटी का कंटेंट शायद ही आपको यूट्यूब पे, शायद ही आपको एप्लीकेशन पर मिलने वाला है, क्योंकि इट इज वेरी एनरिच यू कैन से कंटेंट वी हैव शेयर्ड विथ यू। यहां पर सारी चीजें ठीक है। चलिए बैक में जाता हूं जरा। यस, तो पहले हम लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर लास्ट में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, वो सारी चीजें। तो थोड़ा सा सेशन लेंदी होने वाला है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। चलिए, तो दिस वाज द टॉपिक, एनवायरमेंट करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो जो भी अपने राष्ट्रीय लेवल पर अपने देश में जो मुद्दे घटित हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं एनवायरमेंट के लेकर, और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं हो रही है, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, on the basis of national and international issues related to the environment we are discussing, right? तो environment के जो बेसिक्स हैं वो तो सारी चीज आपको पता ही होना चाहिए, जैसे इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, बाकी और भी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें। सो करंट हम लोग बेसिक से साथ साथ करंट वी आर डिस्कसिंग, राइट? इफ यू लुक आफ्टर द सिलेबस ऑफ दिस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेज एग्जामिनेशन, यू कैन से हियर, यू कैन सी दे हैव रिलीज द सिलेबस इन 6 पॉइंट। पेशेंसली पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। मेरे सेशंस जल्दीबाजी वाले नहीं होते हैं, तो जो लोग इम्पेशेंस है वो लोग शायद ना देख पाए। यस आई एम गुड, दर्पण जी आई एम गुड। तो जो लोग इम्पेशेंस टाइप के हैं, जल्दीबाजी में जिनको पढ़ना है, ठीक है, तो वो जल्दीबाजी के सेशंस नहीं होते हैं, मेरे हाई वैल्यूड सेशंस होते हैं, क्योंकि मैं समय लेकर पढ़ाता हूं, इत्मीनान से पढ़ाता हूं। मुझे लगता है कि अगर कंटेंट सेटिस्फाई नहीं है तो मैं थोड़ा टाइम लेके रुक के अच्छे से प्रिपेयर करके सेशन करता हूं। So current issues of national and international importance, ये पूरा का पूरा टॉपिक we are going to cover. Then you are going to look after this computer application. We have already started in the application. Computer application पे क्लासेस हो गई हैं। 1-2 क्लास में कंप्यूटर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कंपाइल करा के एमसीक्यूज करा के खत्म कर देंगे। तो यहां पर जब मैं 40-50 एमसीक्यूज हाई वैल्यूड करा रहा हूं, तो अगर टेस्ट सीरीज में गलती से एमसीक्यूज कम हो या ना पाए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, रीजनिंग वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स पे सेशंस काफी हो चुके हैं, और डिटेल्ड में अगेन आई हैव स्टार्टेड सो दैट पॉइंट वाइज वी कैन डिस्कस द थिंग्स। जनरल साइंसेस वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो बहुत जल्दी सिलेबस हम लोग करा लेंगे, उस पर टेंशन नहीं लेना है।
ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को यूपीएससी का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। दिस इज द स्ट्रेटजी आई शेयर्ड विथ यू इन द इनिशियल सेशंस कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जो लोग नए हैं क्योंकि डेली बेसिस पे दे आर ज्वाइनिंग, सो यू कैन जस्ट गो विद दिस स्ट्रेटजी। सबसे पहले आपको जॉब प्रोफाइल को समझना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या पैटर्न होने वाला, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना इंटरव्यू होने वाला, और ये सारी चीजें सब कुछ। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाए तो यू कैन जस्ट गो फॉर द एनालिसिस। देन यू नीड टू स्टार्ट द स्टडी। ऐसे मुंह उठा के स्टडी स्टार्ट नहीं करनी है, देन यू शुड हैव द प्रैक्टिकल things. Revision is very key aspect in case of negative marking examination and UPSC drug inspector or any examination conducted by the other body जहां पर negative examination है, negative marking है। So practice is also very important aspect। तो साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो वीडियोस है, in the last of the videos I'm going for the practice also, I'm taking the questions, doubt sessions also we are taking। So last day will be the examination day, so this is going to be the strategy। So summarizing the strategy, you need to prepare हाउ यू नीड टू प्रोसीड इन दिस कोर्स। जो भी कोर्स मेडिकल डिवाइसेस का उड़ान बैच हमारा चल रहा है, उसमें कैसे आपको वीडियोस को देखना है, क्योंकि वीडियोस आर द बैकबोन, दीज आर द वेल रिसर्च कंटेंट। और शायद एक बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी टॉप नॉच वेबसाइट है, टॉप नॉच किताबें हैं पूरे दुनिया के, सबको खंगाला गया है इसमें। जस्ट बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस फील्ड में, तो मैं उस चीज को काफी अच्छे से मैंने देखा। वीडियोस आर द बैकबोन, वीडियोस को यू कैन नॉट स्किप इन दिस कोर्स। वीडियोस देखने के बाद ही आप नोट्स पढ़ो, क्योंकि सेम पीडीएफ नोट्स वी आर गोइंग टू शेयर। अदर प्लेटफॉर्म पे क्या है कि चीजें डिफरेंट है, बट यहां पर क्या आपको सेम मिलने वाला। सो योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी डुप्लीकेटिंग आपके सेम एफर्ट्स में। टेस्ट सीरीज हाईली वैल्यूड कंटेंट यू विल बी सीइंग, देन आफ्टर दैट यू नीड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रेटजी। डिटेल सिलेबस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एप्लीकेशन एज वेल एज यूट्यूब पर भी बात कर लिया है। सो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, सो दीज वर द की इश्यूज, बिकॉज राइट नाउ दे हैव डिस्कस द करंट इश्यूज, बिकॉज डायरेक्टली इन्वायरमेंट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ्स। जो भी आसपास आपकी चीजें घटित हो रही घटना है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, आफ्टर ऑल वी आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। तो इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हम इन्वायरमेंट को किस तरीके से फायदा नुकसान पहुंचा रहे हैं, दैट इज टोटली रिलेटेड। दैट्स व्हाई इन्वायरमेंट हर जगह, आप चाहे इंजीनियरिंग के हो, लाइफ साइंसेज के हो, आर्ट के हो, एवरीवेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इन्वायरमेंट। So pollution is one of the important aspect, climate change is one of the important aspect, global warming, biodiversity, deforestation, resource depletion, these were the important issues। टेररिज्म का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है एनवायरमेंट से, इसलिए टेररिज्म को भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। करंट इश्यूज में आ जाएगा, एनवायरमेंट के करंट इश्यूज में टेररिज्म नहीं आएगा, करंट इश्यूज में टेररिज्म आएगा। ठीक है, तो दीज वर द सिलेबस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जो हमें नया पढ़ना है, विल बी फोकसिंग मोर ऑन दैट कंटेंट। सो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन वेरी डिटेल्ड वे। अभी मैं समराइज भी करूंगा फटाफट। कोप समिट्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। इंडियाज कमिटमेंट नेट जीरो एमिशन बाय 2070, एक बड़ी कमिटमेंट इंडिया ने कर दी है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की वजह से। आप देखोगे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्यूआई इंडेक्सिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस। ओजोन लेयर डिप्लीशन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ओवर पॉपुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन जस्ट प्रीवियस क्लासेस वी हैव टोटली कवर्ड। तो जो भी सेशंस आज देख रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे पीपल आर ज्वाइनिंग, मैक्सिमम पीपल फ्रॉम इंडिया आर ज्वाइनिंग, सो आप सभी लोगों के लिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस ऑल थिंग। फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में बात किया, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिसेंट मिशन क्या है, हीट वेव्स के मुद्दे आपको देखने को मिले, फॉरेस्ट फायर, बहुत सारी जगह जो है फॉरेस्ट फायर की घटना आपको देखने को मिली पूरे दुनिया में, तो क्यों हो रहा है उसके ऊपर। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च होता है तो उसका एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वी नीड टू असेस एंड वी नीड टू सबमिट इट टू द पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ताकि वो लोग हमें एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे सकें। इंटर गवर्नमेंट पैनल और क्लाइमेट चेंज वी हैव डिस्कस्ड, यस। सो दिस होल सेशन, यस, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कम विद दिस इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दामनी, राइट। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, अभी कंपाइल कर ले दो, एक एक चीजें करके फिनिश करने दो। एनवायरमेंट का स्यापा खत्म होना चाहिए, क्योंकि 3 सेशन ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज गोइंग टू द 4th सेशन एंड वी आर कंपाइलिंग दिस। ज्यादा पढ़ने तो कुछ भी पढ़ते रहो, खत्म नहीं होने वाला है, बट इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगता है हमने पढ़ ली है, बहुत रिसर्च से पढ़ लिया आपने। So in first session itself, I've discussed about the environment. So simply means your surrounding, जहां पर आप रह रहे हो, जहां पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हो, जहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आसपास सब लोग, एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंट। और जो उसका एप्लीकेशन है वो हमने उसको बोला था एनवायरमेंटल साइंसेस। अब देखोगे किस तरीके से एनवायरमेंट को मैनेज किया जाए, दैट इज द एप्लीकेबिलिटी, तो वहां पर एनवायरमेंटल साइंसेस। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरी तरीके से जो अर्थ का सरफेस है दैट इज हीटिंग, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना आप देखोगे, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। कहां से ट्रेस कर सकते हैं, 1850s ऑनवर्ड, ये वही टाइम है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। आप देखोगे औद्योगिक क्रांति आ रही थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप देखोगे,
कहां से शुरुआत हुई? इंग्लैंड से। पहले लोग मैनुअली काम कर रहे थे, अपने गांव देहात में थे, घरों में काम कर रहे थे। उसके पहले क्या थे? सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म था। सामंतवादी मतलब जहां पर आपको दे दिया गया जमीन, आप वहीं कमाओ खाओ वहीं रहो, आपको उसी का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा। दैट वाज फ्यूडलिज्म, सामंतवादी व्यवस्था थी। उसके बाद आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आया, तो लोग अपने गांवों से शहरों शहरों की तरफ मूव करने लगे, मशीनें काम करने लगी। सो वहां पर सारी चीजें जो है एनवायरमेंट के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ स्टार्ट हो गई 1815 1850 ऑनवर्ड आप देखेंगे। तो ग्लोबल फिनोमेना आज तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे शहर डूबने के कगार पर हैं, बहुत सारे प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हमारी लाइफ आवर लाइफ्स आर डायरेक्टली इंपैक्टेड थ्रू दिस क्लाइमेट चेंज फिनोमेना। सो ओवरऑल अर्थ कितनी गर्म हो रही है, दैट इज द ग्लोबल वार्मिंग फिनोमेना। फिर उसके बाद मैंने बात किया था, आई टॉक्ड अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट कॉन्सेप्ट। आपको बहुत अच्छे से पहली बार मैंने, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया कि जहां पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े समय के लिए चेंज होती हैं, हवाओं का रुख थोड़े समय के लिए, अगर शायरी में शेरो शायरी अंदाजी में बात करें तो हवाओं का रुख थोड़े समय के लिए अगर किधर पर चेंज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज वेदर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कहें तो 25-30 साल के आसपास अगर हो, वैसे ही सेम वेदर मेंटेन रहता है एक जैसा, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज अ लार्जर एस्पेक्ट। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट। पेशेंसली पढ़ना है, मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज करा दूंगा तो आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। दिस इज द एक्चुअल वे। और मैंने आपको बोल दिया था कि आज मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव बीन प्रिपेयर्ड। और सेशन मैंने 6 बजे से ना रख के 8 बजे रखा था, ताकि जो लोग जॉब वाले हैं दे कैन कम एंड दे कैन रिवाइज। फिर भी अगर छूट गया है तो मैं यहां पर रिवाइज करा रहा हूं, सो दैट वी कैन हैव अ क्विक रिवीजन। दिस इज द वे। तो जब भी क्वेश्चंस आप लगाएं, यू शुड ऑलवेज हैव द रिवीजन। विदाउट रिवीजन देयर इज नो यूज। So retention of heat by the greenhouse gases on the surface of Earth, that is called as greenhouse effect। आपने यहां पर देखा होगा, you have watched that, कि जो अर्थ सरफेस है शॉर्ट वेवलेंथ में रेडिएशन आ रही है, रेडिएशंस आर कमिंग इन शॉर्ट वेवलेंथ, सम रेडिएशंस आर बीइंग absorbed on the surface and some things are going to be emitted, some heat are going to be released from this earth surface। तो वो इंफ्रारेड के फॉर्म में, लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में रिलीज हो रही है ये सारी चीजें। तो जो ये हीट का बैलेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए भी गैसेस होनी चाहिए, बट इन अ सर्टेन वे। कहते हैं ना, अति कोई चीज नहीं होनी चाहिए लाइफ में, हर चीज का देयर शुड बी अ बैलेंस। सो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो यहां पर दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। यहां आपको पता लगा कि सर हम तो समझ रहे थे कि CO2 और CH4 एंड ओजोन दीज आर द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, बट यहां तो सर सीन अलग है। वाटर वेपर इज गोइंग टू बी हैव मोर इफेक्ट, इट इज कॉजिंग मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट, और यू कैन से हीटिंग फिनोमेना। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, these are the top notch greenhouse gases, you can say these are the most contributing gases for increasing this temperature। So global warming, it's a long term phenomena that is occurring with the earth surface। Already we have talked about this। फिर यहां पर मैंने जो है नासा की साइड सबको दिखाया कि कैसे शताब्दियों में आप देखोगे कैसे दशकों में चीजें चेंज हो रही हैं। In decadal change, how you can observe, you can see after 2016 2020 you can see temperature is going to be increased simultaneously। चलिए एक मिनट रुकिए जरा। वेट फॉर अ मिनट। मेजर कॉजेस क्या हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? सो दीज वर द मेजर कॉजेस वी हैव डिस्कस्ड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग नाप सके किसी भी ग्रीन हाउस गैसेस की। सो इट्स अ रिलेटिव मेजर ऑफ हीट बीइंग ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा जो रिलेटिव हीट ट्रैप की जा रही है, उसकी एफिशिएंसी को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करें? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो रिलेटिव मतलब किसी से तुलनात्मक अध्ययन। तो CO2 वाज द कंपैरिजन with CO2। So example, we have taken global warming potential of CH4 64 means CH4 is absorbing 64 times in comparison to CO2। Then we have talked about the climate change। Climate change अपने आप it's a big phenomena, you can say throughout the world it is happening, everybody is affected। ठीक है, और वहां पर आप देखोगे there is a major contribution of fossil fuels and heat trapping gases like as greenhouse gases। You can say जहां पर मौसम चीजें बदल रही हैं, फसल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, लोगों का रहने का तरीका हो, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। इंटरनेशनल लेवल पे व्हाट एग्जैक्टली पीपल हैव टेकन द इनिशिएटिव्स, एट द नेशनल लेवल व्हाट एग्जैक्टली इंडिया हैज डन, वो सारी बातें हम लोग बात करेंगे।
तो पहला आप देखोगे रियो में जो है ब्राजील में और समिट हुआ था 1992 में। उसके बाद देखोगे बहुत सारे सेशंस हुए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन 2015 में जो पेरिस का एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस में कोप 21 के दौरान, दैट वाज वेरी हिस्टोरिक। उसके बाद आप देखोगे एनुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेशंस होते हैं एनवायरमेंट के अलग अलग देश में। अब इंडिया ने भी हाल फिलहाल आपने देखा होगा एनवायरमेंट के कुछ समिट्स कराए थे, ग्रेटर नोएडा में हुआ था ये, ठीक है ये। सो 1980s में फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम वाज देयर। रियो और समिट वाज इन 1992। इसके बाद UNFCCC और कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है दो इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिज्म आई थी इसके बाद, इस समिट के बाद, ठीक है ये। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप देखते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को कैसे कम किया जाए, ये सब सारी चीजें। फिर यहां पर ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पेरिस एग्रीमेंट वाज वेरी हिस्टोरिक। क्योंकि हिस्टोरिक क्यों था? बिकॉज लीगली बाइंडिंग जो भी बातें की गई थी, लोग बैठ के केवल चाय समोसा तोड़ने नहीं आए थे। वॉट एवर द थिंग्स हैव बीन डिस्कस बिटवीन इंटर गवर्नमेंटल थिंग्स, मतलब बहुत सारी सरकार आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे। सो जो भी चीजें डिस्कस हुई दैट वाज लीगली बाइंडिंग इन नेचर फर्स्ट टाइम। पहले क्या था कि लोग चाय समोसा मिलकर तोड़ते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, निकल लेते थे। बट यहां पर देखा गया कि बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई, वहां पर एक टास्क रखा गया और हर देश से जवाबदेही फिक्स की गई कि भाई आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में, व्हाट इज योर प्लान रिलेटेड टू एनवायरमेंट। और जब आप अगली बार मिलोगे तो क्या आपने उस पर काम कर पाए कि नहीं कर पाए। सो दीज आर द थिंग्स, यस। सो दिस वाज हिस्टोरिक इन दैट टर्म्स। फिर आप देखोगे 2023 में हॉटेस्ट समर रिकॉर्ड हुई थी, वो सारी चीजें, ठीक है यस। इंडिया के प्लान आप देखोगे यहां पर। सो इंडिया का जो सबसे बड़ा अब तक का टास्क है कि विकसित भारत हमें बनाना है 2047 तक। इन्वायरमेंट के मामले में वी हैव प्रॉमिस्ड, अब हमने ज्यादा फेंक दिया है, बड़ा बोल दिया है, क्या कर दिया हमें नहीं पता, लेकिन वी हैव प्रॉमिस्ड दैट नेट जीरो इमिशंस बाय द 2070, 2070 तक नेट जीरो इमिशंस कर देंगे हम लोग। दिस इज द बिगेस्ट यू कैन से चैलेंज वी हैव टेकन एवर रिलेटेड टू दिस एनवायरमेंट। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वी हैव ऑलरेडी टेकन इन 2008। आप यहां पे देखोगे बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए गए अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो आपको पता होना चाहिए। फिर फेम स्कीम जो है इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के मामले में लॉन्च किया गया। बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जाने लगा, अभी देखोगे आप E20 फ्यूल यूज किया जा रहा है, ब्लेंडेड पेट्रोल यूज किया जा रहा है, इथेनॉल वाले फ्यूल को। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी 2018 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इन 2018, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स भी जारी किए गए रिलेटेड टू दिस। लोग क्या कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन सर्कुलर इकोनॉमिक्स, कि जो भी वेस्ट आ रहा है उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और वेस्ट को इस तरीके से फेंका ना जाए। सो UNFCCC एंड IPCC आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992। कब आया ये? जब वो रियो में सबमिट हुआ उसके बाद ये आया। और ये सारी चीजें क्या होती है कि इंटरनेशनल ट्रीटी और पॉलिसी मेकिंग बॉडी है क्लाइमेट चेंज को लेकर, UNFCCC। एंड दिस इज द UNFCCC वही है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट्स वगैरह कराती है। और इसमें दो चीजें बातें निकल के आई रियो डी जेनेरियो के समिट में 1992 में, UNFCCC नाम का लल्ला पैदा हुआ और दूसरा जो है CBD नाम का इंस्ट्रूमेंट जो है लाया गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो देयर वर टू इंस्ट्रूमेंट दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस रियो डी जेनेरियो समिट। अब IPCC क्या है इसके बारे में? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक साइंटिफिक, मान लो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक चीजें चाहिए, वो साइंटिफिक एक्सपर्टीज इट इज प्रोवाइडिंग टू द UNFCCC। समझ गए आप? तो थोड़ा बहुत आइडिया, बाकी डिटेल समझना तो जाहिर सी बात है कोर्स में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब यहां सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते ना, इट्स अ क्विक रिवीजन सीरीज। यस, चलिए। पेरिस एग्रीमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। IPCC इंडिपेंडेंटली फाउंड किया गया था 1988 में, आप देखोगे। और साइंटिफिक एक्सपर्टीज बॉडी है UNFCCC, यानी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या जितने भी इन्वायरमेंटल चेंज से रिलेटेड जो भी साइंटिफिक एक्सपर्टीज प्रोवाइड करनी है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस IPCC। फॉर द पॉइंट। फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, NDCs, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देखोगे एक्शन प्लान होते हैं हर देश के कि भाई आप इन नेक्स्ट कमिंग ईयर व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू, और जब आप नेक्स्ट मीटिंग पे मिलोगे व्हाट यू हैव डन। So these are the nationally determined contribution, means promises related to the environment in upcoming years by an individual country. These are the nationally determined contributions submitted. National climate action plan submitted by a country to the UNFCCC as a part of Paris Agreement. Paris Agreement के बाद बड़ी बड़ी बातें नहीं हो रही थी, फिर promises होने लगे सारी चीजें, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जो टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ने नहीं देना है पूरे ग्लोबल टेम्परेचर को।
समझ गए ये सारी चीजें। तो पहला जो अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, वो आपका स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये पहला इन्वायरमेंट समिट था ये। उसके बाद जो है यूएनईपी का प्रोग्राम भी लाया गया, सारी चीजें एनवायरमेंटल इश्यूज को। फिर अर्थ समिट 1992 में हुआ, फिर रियो डी जेनेरियो में, फिर और आगे समिट्स हुए। फिर यहाँ पर आप देखोगे सीबीडी जैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स आया, फिर यूएनएफ ट्रिपल सी आया, ये सारी चीजें। और यहीं पर ही रियो डी जेनेरियो के समिट में ही एजेंडा 21 की बात की। तो कभी पूछ देगी एजेंडा 21 क्या था, किससे संबंधित था? सो रियो डी जेनेरियो समिट या अर्थ समिट 1992, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड। फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का कॉन्सेप्ट मई 2000 में कितने थे? 8 इन नंबर्स। फिर ये सारी चीजें। फिर पेरिस का आप देखोगे कोप 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो समिट होती है यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर। सो 21वें उसमें जो है 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसी में सारी चीजें प्रोमिसेस की गई थी। ग्लोबल टेम्परेचर को जो है इस सदी को 1.5 डिग्री से नहीं, मैक्सिमम 2 डिग्री से ज्यादा हम लोग नहीं बढ़ने देंगे, ये हर चीज में है। यानी लिमिट कर देंगे उसको 1.5 तक, 1.5 के अंदर ही रखेंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ग्लोबली टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्सेप्ट 17 नंबर में दिए गए थे, जिसमें भूखमरी को हटाना है, बहुत सारे डिस्कशन हुए थे। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर गिवन। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये एनवायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज व्हाट? दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी कैन यूज इट फॉर द लॉन्गर टर्म और जनरेशंस कैन हैव दिस यूज। इस तरीके से रिसोर्सेज को, संसाधनों को यूज करना कि हम लंबे समय तक उसको यूज कर सके, हमारे जनरेशन उसको, फ्यूचर जनरेशन उसका फायदा ले सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग। तो पूरे एनवायरमेंट को आपको ऐसा नहीं कि डेवलप करना है लेकिन किसी चीज को नुकसान करके, यही तो एक मुद्दा चलता है ना कि कितना विकास होना चाहिए। अभी आप देखो जैसे बॉर्डर एरियाज में रोड बन रहे हैं, चाइना से रिलेटेड आप देखो उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बन रहे हैं, वहां पर हम मिसाइल अपने ब्रह्मोस ले जाके लगा रहे हैं। तो कुछ एनजीओ जो है वो भी कर रहे हैं कि नहीं भाई लैंडस्लाइडिंग, हमें वो भी देखना है कि हाँ वहां पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी आपको ध्यान में रखना है कि चाइना घुस जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप। तो वहां पर डेवलपमेंट पहाड़ों में इट्स अ मेजर कंसर्न, लेकिन आप नेशनल सिक्योरिटी को भी ताक पे नहीं रख सकते, इसलिए देयर शुड बी बैलेंस। दोनों इश्यूज अपने आप में बहुत बड़े हैं। ठीक है, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और 2030 यानी कि जो पूरे होने सारे 2030 तक हो जाने। सो एजेंडा 2033 वाज डिस्कस्ड। तो 2015 वाज वेरी लैंडमार्क ईयर, यू कैन से दीज आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन 17 दिए गए थे, 17 नंबर्स। फिर दीज वर द समिट्स, यू कैन सी ओवर हियर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनुअली वर्ल्ड वाइड समिट्स होती हैं सपोर्टेड बाय दिस यूएनएफ ट्रिपल सी। और अभी कोप 19 जो लेटेस्ट में हुआ था नवंबर 2024 में, ये हुआ था कोप 19 यानी कि 29वां जो हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ था। और आगे वाला कहां पर होने वाला है? ब्राजील में होने वाला है 2025 में नवंबर, इसी अपकमिंग। क्योटो प्रोटोकॉल पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में क्योटो प्रोटोकॉल न्यूज में था, इसका संबंध किससे है? सो क्योटो प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ट्रिपल सी जो भी है यूएनएफ ट्रिपल सी, उसी के तहत जो है ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस को कम किया जाए, इस बात पे जोर देता है क्योटो प्रोटोकॉल्स। गॉट द पॉइंट? तो क्योटो प्रोटोकॉल्स कब आया था वो आपको पता होना चाहिए। 1997 में अडॉप्ट किया गया था एंड इट इज टोटली रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ऑप्शन में क्या घुमा के पूछ देगा? ग्रीन हाउस गैसेज ना देखिए, रिडक्शन ऑफ CH4, रिडक्शन ऑफ CO2, किस गैस के रिडक्शन के लिए बात की गई? तो डिवीजन देखना द क्वेश्चंस, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। यस, मेरी बात समझ में आ रही? जल्दी तेज तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा? Those who are not in the class, they are going to lose maximum things. Yes. कार्बन क्रेडिट की बात यहां पर की जाएगी। तो दो मैकेनिज्म की बात की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो भी ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में है, वहां पर जो होल हो रहा है यानी कि जो उसकी डेंसिटी है कम हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू दैट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हम पृथ्वी पे यूज कर रहे हैं, इस गोला पे जो यूज कर रहे हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उनके ऊपर रोकथाम या कंट्रोल की जाए ऐसे सब्सटेंसेस। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। वॉट आर द सब्सटेंसेस, वॉट आर द केमिकल्स वी आर यूजिंग on this planet, on this earth, they are degrading the, you can say, density of the ozone layer. So ozone layer, it's a cloud of ozone gas. So जो भी आपकी गैसेज हैं
उनको इंट्रैप भी करने का काम कर रहा है ये, और दूसरा जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का काम कर रहा है। दोनों फायदे वाली बात है हमारी, तो उसको हमें बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर को संरक्षण करने के लिए एक दिवस भी बनाया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर रिलेटेड एक डे भी हम लोग बनाते हैं। तो बताइए कौन सा है, क्या 16 सितंबर है, 16 अक्टूबर है, 16 अगस्त है, व्हाट इज द डे जहां पर हम बड़ी बड़ी बातें करते कि नहीं हमें जो है इसकी बात करनी चाहिए। समझ गए आप? यस, सो वॉट एवर द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज वर देयर, बताइए आंसर में 16 सितंबर, यस 16 सितंबर याद होना चाहिए। डेकन देखा ना, देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हम लोग कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एग्रीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज पेरिस एग्रीमेंट, कोप 21 भी बोलते हैं इसे, 4 नवंबर 2016 को फोर्स में आया था। ये सारी मल्टीलेटरल चेंजेस हुए, बहुत सारी लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हुए, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस ना कॉन्सेप्ट आया, ये सब सारी चीजें ऑलरेडी। क्या है यहां पर ओवरऑल गोल, क्या है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ने नहीं देना है, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि 1.5 से ऊपर ना हो पाए, 1.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क वी हैव गिवन। Then in between sessions we have practiced some questions. I'm not going to repeat it again and again. Uttarakhand PCS questions were there. So some civil services IS, because this whole examination is going to be conducted by the UPSC, तो UPSC को आप हल्के में नहीं ले सकते। It's a good recruiting body you can say. बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन। आपने सुना कभी यूपीएससी का पेपर लीक हो गया? क्योंकि सबको डंडा रहता है कि अगर आपने लीक किया ना बेटा तो फिर उसी हिसाब से निपटा जाएगा। बिहार में, यूपी में, हर जगह आपको लीक समझ में आएंगे समस्याएं, लेकिन यूपीएससी का पेपर आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि डीएम साहब, एसडीएम साहब की बड़ी चौकसी होती है हर जिले में। ठीक है, फॉर द पॉइंट। सो दीज वर द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन बिटवीन सेशंस। 8-9 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आईएएस के पीसीएस का आप देखोगे, दीज वर द वेरी क्वेश्चंस, और मैंने इस तरीके से सॉल्व कराया था कि आप बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चंस लगा रहे थे। इट वर वेरी इजी। यस, देन आफ्टर दैट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो भी वैरायटीज है, स्पीसीज है ऑन द अर्थ दैट इज एग्जिस्टिंग, दैट इज द सिंपल बायोडाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग जीविका के लिए इस पर डिपेंडेंट हो, फूड चेन बहुत सारे डिपेंडेंट होती हैं, आपके जो CO2 हैं वो सारी एब्जॉर्ब करने का काम जो है बहुत सारी स्पीसीज कर रही, बहुत सारे जंगल प्रजाति सब सारी चीजें कर रही हैं। यस, तो 3 लेवल पर हम लोग जो है स्पीसीज का बायोडाइवर्सिटी देखते हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोसिस्टम के लेवल पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज फॉरेस्ट नहीं होता, आपको क्या लगता है कि आप जो हम लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं या फिर अदर भी CO2 के, कहां हो जा रही है सब? ये फॉरेस्ट, ये आपके जो जंगल हैं, ये समुद्र, ये सब सोख रहे हैं, ये फेफड़े की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बायोडाइवर्सिटी की क्या बात, रेजिलियंस, अडेप्ट करने की फिनोमेना होती है, हमें सीखने की जरूरत है नेचर से। ठीक है, ये तो मोर देन 75% ऑफ ग्लोबल फूड क्रॉप्स जो है वो उसी पे डिपेंड कर रहा है। दवाइयां ज्यादा से ज्यादा जो है आप देखोगे 50% ज्यादा दवाई आप यहां पर भी डिपेंडेंट है। जब वो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी तो फिर कैसे चीजें हो पाएंगी? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का। और सबसे बड़ा दिक्कत वाली प्रॉब्लम क्या है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर एक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे देखो 4% मैमल अपना हैबिटेट ही खो देंगे। 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो 8% मैमल, अगर 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो एग्जिस्टेंस ही खत्म होने जाएगा पृथ्वी पर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो, कोरल रीफ जो है अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस हो गया तो कोरल रीफ, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, खत्म हो जाएगा सब। तो आप समझ सकते हो टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ने से क्या होगा। बहुत सारे शहर आसपास, मालदीव्स का तो पता नहीं लगेगा, कहां जाओगे हनीमून मनाने, फिर आप मालदीव्स का तो पता नहीं लगेगा, डूब जाएगा। यस, तो फोटो कैसे खींच के आएगी बढ़िया बढ़िया वाली, वो साइकिल चलाते वाली। तो ये सारी चीजें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमने कहां पर देखा था, इक्वेटोरियल रीजन। सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ वाज ऑब्जर्व्ड बिटवीन दिस इक्वेटोरियल रीजन, इसके आसपास 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री जो साउथ, इसके बीच में जो ट्रॉपिकल था वो सबसे ज्यादा था, यानी ट्रॉपिकल रीजन वाज हैविंग द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वी कैन सी, और नियर टू द इक्वेटर लाइन देयर वाज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। दिस वाज द कांसेप्ट वी हैव लर्न। हमने ये सब सारी चीजें सीखी थी। कैलीफंड के बारे में हमने बात किया था। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। ये सारी चीजें हमने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992,
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो कन्वेंशन है वो 1992 पे सीबीडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें छूट गई थी, अब देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया, तो मैं बीच बीच में इंक्लूड भी करता रहता हूं। यस, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी ये भी इंक्लूड किया गया था यहाँ पर, आप देखोगे। ठीक है, ये तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल का भी संबंध पूछ दिया जाए किससे रिलेटेड है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। चलो, कहां कहां पर जो है आपको ज्यादातर हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहां पर स्पीसीज मैक्सिमम हो, जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो। तो आप ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की देखोगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखोगे, मैनग्रोव्स, दीज आर द मेजर यू कैन से एरियाज वेयर मैक्सिमम स्पीसीज, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी देयर ऑन द अर्थ। इंडिया में कहां पर ज्यादा है, तो ये याद रखो, ये इंडिया के हॉट स्पॉट है। हिमालयाज रीजन, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स, सुंडरलैंड, जिसमें कि निकोबार ग्रुप्स है, अंडमान वाला ग्रुप नहीं है, निकोबार ग्रुप्स है। समझ गए आप, निकोबार ग्रुप्स है, यहां पर हॉट स्पॉट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हाट एवर द हॉट स्पॉट्स आर इन इंडिया। चलो, जैसे मैं पूछ दूं कि जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये देखा होगा आपने कोरल रीफ्स, ये बहुत सारे आप देखोगे सिक्रीशंस देखोगे, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी देखोगे, चूने जैसे आपको दिखाई देंगे। ये कोरल रीफ जहां पर बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, लीचिंग फिनोमिना यहां हो रही है। ये कोरल रीफ वाला कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में है कहीं? कोरल रीफ अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, अभी आपको पता है मोदी जी थोड़ी देर घूम दिए तो जो है मालदीव्स की जीडीपी लड़खड़ा के गिर गई बिल्कुल। केवल 2-3 फोटोशूट मोदी जी ने करवा लिया, उसके बाद जो इकोनॉमी आप मालदीव्स की देखो गिर गई। इतना इंपैक्ट होता है एक नेता का एक देश की इकोनॉमी पर, आप सोच के देखो। 2 फोटो खिंचवाने से डर गए मालदीव्स वाले। ठीक है, चल, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, जो भी अच्छा करता है मैं अच्छा बोलता हूं, मैं एक जागरूक नागरिक हूं इस देश का, किसी पार्टी का पिट्ठू नहीं हूं मैं, सिंपल सी बात है। एक जागरूक नागरिक हम सभी को होना चाहिए, जो अच्छा काम करे सपोर्ट दें, जो अच्छा ना काम करे उनको आप क्रिटिसाइज करिए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, जिम्मेदार बनाइए। ठीक है, एक जागरूक नागरिक की तरह में होना चाहिए। जितना ज्यादा आप जागरूक नागरिक बनेंगे, यू कैन रिड्यूस द करप्शन। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि मैं सांस ले रहा हूं कि नहीं? सो नेशनल इन्वायरमेंट, कुछ इंस्टीट्यूट आप देखेंगे, नेरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी नागपुर में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आप देखेंगे पुणे में, नैरोबी केनिया में यूएनईपी का हेडक्वार्टर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन 1986, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट 2010 में, गंगा एक्शन प्लान। इंपॉर्टेंट डे आप यहां पर देखेंगे, टाइगर डे, अभी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर पेट का हुआ तो उसमें ये 29 जुलाई पूछा हुआ था, अगर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। 5 जून को इन्वायरमेंट डे, ओशंस डे 8 जून, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ओजोन लेयर से प्रिजर्वेशन जो डे है वो 16 सितंबर, फूड डे 16 अक्टूबर, 16 सितंबर 16 अक्टूबर में ध्यान रखना है, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, एनजीटी 2010 में, ग्रीन इंडिया मिशन 2011 में आपने देखा होगा बहुत सारे रोड के किनारे पेड़ लगाए गए, सो मैक्सिमम और देयर। फिर बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, वन इज इन सिटू वर्सेस एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब चीजों को वहीं पर संरक्षित करना जहां पर उनका निवास हो, वास्तविक निवास हो। So whatever the species, whatever the things that are having the natural habitat, so they will be conserved at their natural habitat. So जो natural habitat है वहीं पर अगर उनको संरक्षित कर लिया जाए तो that will be called as in situ. Ex situ का मतलब कहीं से उठा के, जैसे आपने देखा होगा प्रोजेक्ट चीता, मोदी जी जब गए थे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कुछ चीता आए थे, प्रजाति उनकी विलुप्त हो गई थी, उनमें से कुछ मर भी गए बाद में, आपने देखा होगा। तो कहीं से लाके कहीं उसको अफ्रीका से लाके यहां पर रिलोकेट किया गया था, तो क्या था, एक्स सिटू कंजर्वेशन। समझ गए आप? चलो, तो इन सिटू में क्या क्या होता है, उनके जो निवास स्थान है वहीं पर कंजर्व कर देना, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड, ये सब सारे क्या है, इन सिटू। व्हाट इज एक्स सिटू मींस, जहां पर उनका एक्चुअल प्लेस है वहां से उठा के, तो उठाओगे क्यों, जब कहीं पर एक्सटेंशन, कहीं पर कमी होगी। तो जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, कम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस का -198 के आसपास टेम्परेचर यूज करके आप चीजों को स्टोर करो, दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। So things are being stored in -198 and nitrogen gas you are using for this cryo preservation. अभी आपने क्रायो इंजन का नाम सुना होगा, विकास इंजन हमने डेवलप किया, इसरो ने डेवलप किया, अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांग रहे थे, नहीं माना अमेरिका, तो हमने खुद का बना लिया, बाहर में जाओ तुम। यस,
आयुषियन एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर मिसिंग। सो इन दिस टॉपिक, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत सारी चीजें छूट रही थी, मैंने रिव्यू किया है। जब भी क्लासेस थोड़ी बहुत लेट हो जाती हैं, मुझे लगता है कि चीजें कुछ छूट रही हैं। तो आप देखोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन, एक संस्था बनाई गई है जहां पर बहुत सारी प्रजातियां या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, कैसे जो भी स्पीसीज हैं उनको अच्छे से संरक्षित रखा जाए। और यहां पर आईयूसीएन एक रेड लिस्ट जारी करता है थ्रेटेंड स्पीसीज के लिए। जो भी जातियां खतरे के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पे है, दे आर गोइंग टू रिलीज अ लिस्ट। सो कभी आपसे पूछ दिया जाए कि रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीसीज आर बीइंग रिलीज बाय व्हाट? आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। From 1948 they are working. Yes. Then one more important topics were missing. Ramsar Convention, that was in the news. रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर है इन द ईरान, वही ईरान जिससे अभी इजराइल से चल रही है युद्ध छिड़ा हुआ उसका, अभी तो शांत है दोनों। तो जो भी वेटलैंड, जहां पर झील वाले, जहां पर पानी रुका हुआ आपको दिखाई देगा, जो झील वाला एरिया अगर आपको समझ में आ रहा हो, वो वेटलैंड, बहुत देसी भाषा में। सो जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करने के लिए ईरान के शहर में एक कन्वेंशन, एक अग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रामसर कन्वेंशन 1971 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अब मजे की बात है कि इंडिया में कितने साइटें हैं जो रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड, क्योंकि यूपीएससी फैक्ट पूछता है। यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस इन अ फैक्ट। स्टेटमेंट 1, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। In India, currently 91 sites have been mentioned under this Ramsar Convention. Yes. So कितनी साइटें अभी रामसर कन्वेंशन की हैं इंडिया की? 91। लेटेस्ट कौन सी है आप देख लेना, राजस्थान के कुछ साइट्स हैं, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूं, आप एक बार चेक कर लेना लेटेस्ट। तो लेटेस्ट क्या है, इंडिया की कितनी साइटें हैं और रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो रामसर कन्वेंशन, रामसर एक शहर है, a city of Iran that is related to the Convention on Wetlands. So it has been established in 1971. So Ramsar is basically a city in Iran. Right now in India, 91 sites have been covered under this Ramsar Convention. And recent one was related to the, you can say, उदयपुर की कुछ wetlands हैं, उनके बारे में था। आप देख लेना एक बार, मुझे सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, मेरा भी दिमाग लिमिटेड कैपेसिटी का है। Then air pollution was very important. आज बाहर से ज्यादा एयर पोल्यूशन हमारे रूम में है। आप देखोगे रूम में बहुत सारे इंटरनल, इंडोर पोल्यूशन इज वेरी बिग इशू, यू कैन से। और कहां से आप देखोगे? पार्टिकुलेट मैटर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब, दीज आर द मेजर इश्यूज। ये सब फॉसिल फ्यूल्स। ये तो अभी पूछ दिया आपसे, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो भारत में है, उसमें कौन कौन सी गैसों का नाम जो है जिक्र किया गया है। तो यहां पर आप देखोगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर देयर इज नो मेंशन ऑफ CO2। सो पार्टिकुलर मैटर 10 इज देयर, पार्टिकुलर मैटर 2.5 देयर, 5 का कुछ जिक्र नहीं है। तो पूछ देगा कौन सा इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा रेंज नहीं दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको एक बार सरसी निगाह से, अच्छा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी है, ओजोन का भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है, SO2 का भी है, NH3 का, लेड का, लेकिन देयर इज नो मेंशन ऑफ पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड CO2, दे आर नॉट मेंशन। तो 8 है, नंबर भी 8 आपको पता होना चाहिए, क्या क्या इंक्लूड किया गया, दैट यू शुड रिमेंबर। उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप देखोगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB का बहुत बड़ा रोल है। 1974 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, किया तो गया था कि भाई एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल को, सारी चीजों को कंट्रोल करो आप अंडर दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्ट है उसका नाम है 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। फर्दर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो सारी चीजें जो है दे दी गई। यहां पर आप देखेंगे 1981 वाला। तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग बोथ आर द फंक्शन ऑफ CPCB। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मतलब खाली वाटर पोल्यूशन नहीं ध्यान रखना है, एयर पोल्यूशन को भी ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम। चलिए, ये सब वाटर पोल्यूशन बहुत सारे आप देखोगे, इट्स अ बिग इशू वाटर पोल्यूशन। फिर मैंने यहां पर लैब का केमिकल जो हमारा फार्मेसी में होता है उसको मैंने डिस्कस किया हुआ था, आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। सो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, वाटर पोल्यूशन हमारे इंडिया में
वाया दिस एक्ट, थ्रू दिस एक्ट वी आर कंट्रोलिंग दिस। फिर मिनीमाटा डिसीज, कुछ न्यूज में थे डिसीजेज जो थी मिनीमाटा डिसीज, तो कंजम्पशन ऑफ मिथाइल मर्करी, जो मिनीमाटा बे थी, जो खाड़ी थी जापान के आसपास, जहां पर वाटर, हॉट वाटर करेंट्स, कोल्ड वाटर करंट जहां पर मिल रही थी, फोक जैसा इलाका हो रहा था, वहां पर फिशरी का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। सो वहां पर जो मछलियां आ रही थी उनमें मिथाइल मरकरी का जो है आप देखोगे। बीच में आप देखोगे कि बहुत सारा वाटर, अनट्रीटेड वाटर, समुद्र में ही न्यूक्लियर वाटर जो है छोड़ दिया था जापान ने, उस पर भी बड़ा भद्द पिटी थी। इटाई डिसीज कैडमियम से। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब फूड चेन में किसी भी पर्टिकुलर केमिकल का बढ़ जाना, टॉक्सिक सब्सटेंस का बायोमैग्निफिकेशन। देन वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जो भी केमिकल्स हो, खास करके ये वाले फास्फोरस या नाइट्रोजन, जो भी खेतों वगैरह में यूज होते हैं, वो जब तालाब, पोखरे वगैरह में, नदी नाले में आके इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसकी वजह से एल्गाई का ब्लूम होता है, हैवी, ड्यू टू enrichment by this phosphorus and nitrogen, algae is going to be growing very fast, that is called as algal bloom। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लेयर, तो ऊपर से सनलाइट विल नॉट बी रीचिंग अंडरग्राउंड वाटर, वहां पर नई सारी चीजें पहुंचेंगी, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी डेफिशिएंट, सो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु मर जाएंगे वहां पर। तो दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। सो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है ओवर एनरिचमेंट ऑफ द मटेरियल्स, खास करके नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। व्हाट इट इज कॉजिंग, इट इज कॉजिंग डेड बॉडीज। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग यस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके अलावा जो है डेड जोन्स आर क्रिएटेड, सनलाइट नहीं नीचे जा पाती है। एसिड रेन, स्प्रिंग शॉक आपने देखा होगा, जहां पर तो बहुत सारी गाड़ियों से, बहुत सारे सोर्सेज से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे आर जस्ट फॉर्मिंग एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जब किसी पानी के एरियाज में जाते हैं, या फिर वो ऊपर से जब ये नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाके स्टोर हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, जब बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो आप देखोगे जो भी वाटर बॉडीज है वो एसिडिक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एसिडिक। अगर हो गई सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, उसको स्प्रिंग शॉक या एसिड शॉक बोलते हैं। एसिड रेन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स की वजह से ज्यादातर एसिड रेन आप देखोगे। ताजमहल नुकसान हो रहा है उसका। ठीक है, फिर आप देखोगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रिलेटेड सम मेजर ट्रेजेडीज वर इन द वर्ल्ड। सो वन ऑफ दैट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में। मिथाइल एसोसाइनेट, यूपी पीछे को बहुत पेट सवाल, अगेन एंड अगेन दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। सो व्हाट वाज द कंपनी? यूनियन कार्बाइड, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री थी भोपाल में, वहां पर गैस रिलीज होगा और कई हजारों लोग मारे गए। चेर्नोबिल डाइजेस्टर आप देखोगे, चेर्नोबिल यूक्रेन में जो है 1986 के आसपास की घटना हुई थी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वी हैव डिस्कस्ड। आप देखोगे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो जो भी वॉट एवर द प्रोजेक्ट दैट विल बी इनसाइड द वर्ल्ड और दैट विल बी इनसाइड द इंडिया, हाउ दे आर इंपैक्टिंग द इन्वायरमेंट, you need to submit to the concerned authority and concerned authority will be giving you the environment clearance certificate। समझ गए आप? तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंट, क्या क्या हो सकते हैं प्रभाव किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी डेवलपमेंट के। कभी देखो कहीं, अभी जोशीमठ का आपने देखा, जोशीमठ नीचे की तरफ गिर रहा था क्योंकि टनल वहां पर खोदी जा रही है। बहुत सारे बांध आप देखोगे, अभी 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 उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में आपने देखा कितनी जो है बादल फटा और कितना पूरा पूरा साफ हो गया मामला सारा वहां पर। ठीक है, ये तो पहला इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो आप देखोगे 1994 में, और उसके बाद जो अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1996 के तहत। ओजोन लेयर, सो ओजोन लेयर क्या है? इट्स अ क्लाउड ऑफ ओजोन गैस अपने अर्थ के ऊपर 50 से 60 किलोमीटर के आसपास में आप देखोगे। स्ट्रेटोस्फीयर, शायद इसको हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं, आप देख लेना एक बार स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है इन्वायरमेंट के ऊपर, आपको अर्थ के ऊपर जो है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर, ओजोन के क्लाउड्स दिखाई देंगे। तो जो यहां से गैसेस रिलीज होती हैं अर्थ से, वो उसको इंट्रैप भी करता है ताकि यहां पर गर्मी ज्यादा ना बढ़े। दूसरी बात जो है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है ताकि कैंसर या स्किन रिलेटेड डिजीजेस ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको रोकने के लिए हमें भाई जब नेचुरल चीजें मिले तो हमें बात भी करनी चाहिए। सो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हमें बैन करना चाहिए, या वी शुड लुक आफ्टर द अल्टरनेटिव्स। आप देखोगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स के कंपाउंड, दे वर मेजरली रिस्पॉन्सिबल। एंड राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स। सो वी आर यूजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इन केस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ओजोन की लेयर को मेजर किया जाता है डॉप्शन यूनिट में, और अगर 200 से नीचे है डॉप्शन यूनिट तो दिस कुड बी ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या है कि मतलब जो ओजोन लेयर की डेंसिटी दैट इज रिड्यूसिंग, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन इन द डेंसिटी। एग मार्कर रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, इको मार्क एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब whatever the phenomena, whatever the things that are absorbing the carbon, that is called as carbon sequestration।
तो कभी पूछ दिया जाए कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का संबंध क्या है वातावरण में, इसका मतलब होता है टू प्रेसिपिटेट आउट द कार्बन। यस, ओवर पॉपुलेशन बहुत सारा मुद्दा है। ओवर पॉपुलेशन आप देखोगे, गरीबी, भूखमरी, क्रिमिनलाइजेशन, सारी चीज आपको देखने को मिलेगी ओवर पॉपुलेशन से। भाई एक एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, फसाद होंगे। अगला वॉर किस पे होने वाला? पानी पे। ये सब सारी चीजें कैसे पॉपुलेशन अफेक्ट करती है, यूएनएफपीए के बारे में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। तो यहां पर हमने 5 R की बात की थी, रिफ्यूज, रीयूज, रीयूज एंड रिपर्पज एंड रिसाइकल। Then we have talked about the medical devices, biomedical waste management, because we the people from pharmacy, from medical sciences background, we need to take care of that. Biomedical waste जो भी generate हो रहे हैं, they are regulating as per the biomedical waste management rule 2016. 2016 is very important. They are going to ask from you people. उसके तहत होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे अपडेट्स आए 2019 के, किसके तहत होता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होता है सारी चीजें। डब्ल्यूएचओ ने जो भी वेस्ट है उनको क्लासिफाई कर रखा है, शाप किसे कहते हैं, फार्मास्यूटिकल वेस्ट किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट किसे कहते हैं। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उसको अलग अलग बिन्स में, अलग अलग जगह सेपरेट किया जाता है। एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए येलो बिन यूज कर रहा है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए रेड बिन हम यूज कर रहे हैं, ब्लू बिन हम लोग मेटालिक इम्प्लांट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ब्लैक बिन हम लोग हैजार्डस वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। अब किस बैग में किस चीज को पैक किया जाता है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह होते हैं वो येलो बैग में पैक होते हैं सारी चीजें। शार्प्स वगैरह जो ग्लास वेस्ट होते हैं वो किस में होते हैं? ब्लू में होते हैं। समझ गए आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू पीपल, किस बैग में पूछे जा सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वन ऑफ द मेजर इश्यूज, ये सब सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। ई वेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंसर्न है हमारा, अभी आप देखोगे, ठीक है। चलो, चिल्ड्रन सबसे ज्यादा प्रभावित है, और इन सब में सबसे ज्यादा जो हैवी मेटल्स रिलीज होती है दैट इज लेड। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स करता है। लिपस्टिक में लेड बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग जो अपने मुंह पे लगाते रहते हैं ना लिपस्टिक, कहीं से गली नुक्कड़ से उठा ले, नहीं, यू शुड यूज, इट वुड बी बेटर टू अवॉइड लिपस्टिक, क्योंकि केमिकली सारी चीजें बन रही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगाना है, यू शुड यूज हाई क्वालिटी लिपस्टिक्स। कोई भी रोड छाप नहीं यूज कर लेना है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ लेड। आपको अंदाजा नहीं आप दिन में कितनी बार लेड खा रहे हो, और लेड से क्या हो रहा है, बुद्धि खराब हो रही है। प्लास्टिक वेस्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, अब जो भी हैजार्डस वेस्ट है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांस बाउंड्री अगर मूवमेंट हो रहा है तो देयर इज अ बेसल कन्वेंशन। प्लीज राइट डाउन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल कन्वेंशन का संबंध किससे है? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स या फिर हैजार्डस प्रोडक्ट्स के लिए। जितने भी हैजार्डस सब्सटेंसेज या वेस्ट है, उनका जो मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश में, उसके लिए दैट इज बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन दिस। यस, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंडिया में कौन सा लागू हुआ? 2022 अमेंडमेंट अभी हुआ है कुछ चीजें, किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी मिनिस्ट्री अपडेट हो चुकी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ई वेस्ट, इट्स अ वेरी इश्यू यू कैन से। रिन्यूएबल एनर्जी, 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाना। देखो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी डिस्कस किया अभी आपसे। दिस इज न्यू, आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन दिस सेशन, ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू, राइट। यस, अब बहुत जल्दी हम मुझे क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आप देखोगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में। गॉट द पॉइंट? तो कभी पूछा जाए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जाहिर सी बात है कि तेल का खेल खत्म होने वाला है, सो वी आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स, फॉसिल फ्यूल्स। ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन फॉसिल फ्यूल्स, आप देखोगे। तो जितने बड़े कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव इवॉल्व्ड द टेक्नोलॉजीज। हम वहीं पुराने घिसे पिटे चल रहे हैं। इसीलिए तो हम करें भाई, आप अपनी टेक्नोलॉजी हम दो, अगर आप चाह रहे हो हम पोल्यूशन ना करें तो आप हमें टेक्नोलॉजी दो, आप हमें पैसे दो, लेकिन उनसे निकल नहीं रहे पैसे। वी आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स। आप देखो जितने भी अरब कंट्रीज हैं, तेल का खेल खत्म होने वाला है। दुबई वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन, टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। सऊदी, अब देखो कतर, फीफा, ठीक है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाना, कितने होंगे पता नहीं। 2070 तक नेट जीरो इमिशन कर देना है। कैसे होगा आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यस, नेशनल ग्रीन मिशन के ट्रिब्यूनल क्या है? नई ग्रीन जॉब्स आएंगी, 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी, सब बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। आप देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। हीट वेव आप देख रहे होंगे, एक मुद्दा था। फॉरेस्ट फायर, कई जगह पर आगजनी की घटनाएं समझ में आई। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। तो ये पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट में मैंने पढ़ा है, इसमें क्या मिसिंग है?
वो इकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट जो बेसिक है वो थोड़ा सा मिसिंग है। उसको भी मैंने क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ले लिया है, तो आप थोड़ा सा वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, वो लेवल, फूड चेन थोड़ा बहुत देख लेना, आप अपने लेवल पे भी कुछ करो भाई। सारी चीजें मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे? ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें इन माई नॉलेज एज पर द एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड टू कवर, बट कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो अभी इतने पे आप भरोसा रखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से आ जाएंगे। फिर भी यूपीएससी एग्जामिनेशन ले रहा है, ऐसा नहीं कि पका के खाना ऐसे देगा और आपको ऐसे टिक लगा दे तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर होंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। सो अगर आपका बेस क्लियर है, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल द क्वेश्चंस। तो हम लोग कुछ पीसीएस के, कुछ आईएएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये लाइव क्वेश्चंस है, यू कैन सी। और लास्ट में जो सेशन में 30 की बात कराऊंगा वो सब 2025 में, 2024 में यूपीएससी ने, 2023 में जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे बास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब 40-45 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन वहां डिस्कस कर चुके थे। दिस इज गोइंग टू बी द 9th क्वेश्चन। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन, यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। अब सोच के देखो मैं कहां रिसर्च कर रहा हूं। पीपल फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड दे आर रिसर्चिंग अबाउट ऑल थिंग्स, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, एग्जाम्स दिए हैं मैंने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया सिविल सर्विसेज में भी। तो आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ जीएस आल्सो। एक शानदार जीएस आपको पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस, बताइए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन, रटा रटा होना चाहिए, कुछ लोगों ने लिख दिया 2002। अंजलि सिंह, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बताइए। 1981, 1986, 1995, 2000। ये तो गलत हो गया है, खेला हो बे। अनुभव जी सिंह 1986, ये तो बहुत गलत हो गया, आपके साथ अत्याचार हुआ है मेरे साथ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1986, ओके गुड। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जबान पर रटे हुए होने चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं चाहिए। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1986, यूपीपी से 2014 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी। अब देखो एमसीक्यूज कैसे लगाते हैं। 2000 का रिलेशन क्या है 1981 से रिलेटेड, अगर कुछ है बताओ। 1981 का संबंध किसी साल से था? इंडिया का कोई लॉ है 1981 का एनवायरमेंट से रिलेटेड? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ रिलेटेड था अभी? कुछ आपने सुना था कुछ ऐसा? बताइए। तो हमेशा एक ऑप्शन के सारे अदर ऑप्शंस को यूनिट टू एक्सप्लोर, सो दैट एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। तो यहां 40 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो। यस, निकिता इज सेइंग 1986, राइट। नेक्स्ट, when and where नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी वाज एस्टैब्लिश? अब देखो यूपीपी से 2011, 12, 14, 17 में पूछा गया है, मतलब इनका मन ही नहीं भर रहा है। सर देयर पर लैक ऑफ रिवीजन, ये गलत बात है अंजलि जी, रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन का मजा नहीं आएगा। चलिए, कानपुर, नागपुर, धनबाद, न्यू दिल्ली। दामिनी जी लिख रही नाग अलग से, पुर अलग से। भाई महाराष्ट्र वाले बुरा मान जाएंगे फिर, ऐसे आप उनका नाम खराब नहीं कर सकते उनके शहर का। नागपुर ठीक है। चलिए, कानपुर, नागपुर, धनबाद, आईटी धनबाद में भी है, धनबाद झारखंड। ज्यादातर लोग क्या लगाएंगे कि सारी चीजें होंगी नई दिल्ली है, नई दिल्ली होगा। आंसर विल बी नागपुर। कोई बात नहीं दामिनी जी, ठीक है। चलिए, मेरी बातों को माइंड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मूड रिलैक्स करने के लिए मैं थोड़ी सी मौज मस्ती कर लेता हूँ, ठीक है। किससे करने जाऊं मैं यहाँ अकेले, पूरे रूम में, पूरे स्टूडियो में अकेला मैं ही इंसान हूँ, आप ही सब लोग तो हो, किससे मौज मस्ती करूं बताओ, कहाँ जाऊं? नागपुर ठीक है। इस रूम में मैं और मेरी तन्हाई, इसके अलावा कौन है? चलो ठीक है, नेक्स्ट। भाई साउथ वाले लोग नाराज तो नहीं हो रहे कि सारा सारा हिंदी में सर पढ़ा रहे हैं, हमन को समझ में नहीं आ रहा? नो, वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग इन इंग्लिश, ओके। सब तो है अपने यहाँ की भाषा। देखो भाषा को कोई बहुत ज्यादा, भाषा क्या एक देर शुड, इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम। हम अपनी बात, हम अपने एक्सप्रेशन आपसे कह ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है आप किसी भी।
डॉक्टर साहब कह रहे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, झारखंड पीसेस 2016, यूपी पीसेस 2017। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। एक चीज तो आपको समझ में आएगा, जब सिविल सर्विसेज में जो पीसीएस के होते हैं ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। लेकिन यूपीएससी में अलग है मामला। यस, 2010 बिल्कुल रटा होना चाहिए, सब जवानी क्वेश्चंस होना चाहिए। 2008, 2009, 2010, 2011, 2011 का संबंध क्या इन्वायरमेंट से? अभी वो ग्रीन मिशन करके कुछ बताया था मैंने आपको। यस, प्रभाकर सिंह 2010। यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अब ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है? बताइए, संवैधानिक बॉडी है कि सांविधिक बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? सर रिकॉर्डेड वीडियो नॉट शोइंग। अभी कहां से रिकॉर्डेड वीडियो शो होगी? अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, और इससे पहले जितनी हुई थी उन सबको उठा के मैंने कंटेंट में अरेंज कर दिया है। टॉपिक 1 के जितने टॉपिक सब अरेंज, टॉपिक 2 के जितने सब अरेंज। जो नहीं अरेंज हो पा रहे तो उनको बाहर रख दिया मैंने, आपने देखा होगा, तो बाहर से उसको आप पढ़ लो। जो अरेंज है टॉपिक्स में पढ़ लो आप। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियोस तो बहुत कम है। भाई वीडियो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि वीडियोस क्यों कम है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज करके बहुत प्रिसाइज पढ़ा रहा हूं, टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं। फालतू की बकवासबाजी मुझे नहीं करना है, ठीक है? अभी वहां से हटा दिया गया है क्योंकि वहां सीरियल का इशू था लाइव में, अभी कंटेंट में अरेंज कर दिया गया है। तो 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। भाई कोर्ट में आप देखोगे कितना प्रेशर में कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप देखोगे, हाई कोर्ट देखोगे, आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, कितना ओवर प्रेशर्ड हम लोग हैं, कितने सारे केसेस हैं, फालतू के केसेस, ठीक है? तो फास्ट ट्रायल कोर्ट्स भी हैं चीजों को फास्ट करने के लिए। लेकिन जो इन्वायरमेंट के मुद्दे हैं उन सब का मैटर कहां पर हम डील करें? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। तो हमने एक सेपरेट एंटिटी बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, संविधान में इसका जिक्र नहीं है, सांविधिक स्टेट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है? 2010 लॉज के तहत रूल वगैरह बना के ला दिया गया। चलिए नेक्स्ट, कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आईएएस प्रीलिम्स 2014। अब आपका धुआं निकलेगा, बताइए। देखो, अभी ये आईएएस का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट? बताइए, पढ़िए, डरिए मत। बाप रे, तो आईएएस का सवाल आ गया। कॉन्सेप्ट, इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूआर ट्रिपल सी। शायद इससे रिलेटेड कुछ मैंने पढ़ाया था आपको। इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल एट ग्लोबल लेवल, एजेंसी अंडर ओईसीडी, ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है? बताइए। ए, फाइनेंशियल मैकेनिज्म काम करता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत, ठीक है? सो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। यस, फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। यस, चलिए। इस क्वेश्चन से मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि कभी कभी देर विल बी सम क्वेश्चंस जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा डायरेक्टली, लेकिन उसको सुना सुना होगा। सो हर चीज आप पढ़ के जाओ, तभी आपसे क्वेश्चन लगेगा। जो पढ़ोगे वही एग्जैक्टली आ जाए तो घुमा आएगा, तो वही घुमा फिरा के आएगा। लेकिन हो सकता है कोई चीज आप बहुत अच्छे से ना पढ़े, केवल सुना सुना हो, तो भी आपको विथ लिमिटेड नॉलेज यू नीड टू गो फॉर द राइट आंसर्स। सो मैसेज इज वेरी सिंपल, with limited knowledge also we need to go for। yes, चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, रियो अर्थ समिट 1992 के बाद। एक मिनट रुकिए जरा, फोन आ रहा है घर से, वेट। भागना नहीं मैदान छोड़कर, अभी लंबी क्लास चलने वाली है। चलिए,
ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो भी ग्लोबल के इन्वायरमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें यूएनएफ ट्रिपल सी और पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने में काफी हेल्प करता है। सो 1991 में जो आप देखो इसको, ठीक है, ये सब किसकी मदद से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का एक विंग है आईबीआरडी, दूसरा विंग है आपको पता है वर्ल्ड बैंक। हाँ शो होगा आज का वीडियो भी, आज का वीडियो तो शो होगा, लेकिन अभी पढ़ा तो ले लो आप। सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है, हमें कुछ नहीं करना होता, इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस, अपने आप ही प्रोसेस होकर अपलोड हो जाती है, ठीक है। फोकस एरिया जिनका कहां होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके फंडिंग देने का काम, इंटरनेशनल वाटर से रिलेटेड, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, केमिकल एंड वेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं, दैट इज, ठीक है। चलिए, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म किसके थ्रू होगा? इसी के थ्रू होगा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। यस, नेक्स्ट, which of the following is not an example of in situ conservation strategy यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018? इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी नहीं है, फटाफट बताइए तेजी से। अभी तो यार अब मेरे आपके बीच बॉन्डिंग बढ़ गई होगी, सारी चीजें आप समझ रहे होगे, ठीक है, आप मेरी बात आप समझ पा रहे होगे, you'll be able to understand in a very better way, you can say, so we could be fast, yes, बताओ। इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, इसका मतलब एक्स सीटू होगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब तो इन सीटू का है। बोटेनिकल गार्डन, जो लोग नोएडा दिल्ली के आसपास रहते होंगे, बोटेनिकल गार्डन आपने मेट्रो स्टेशन भी देखा होगा दिल्ली एनसीआर में, यस। बी एग्जांपल्स, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी? कैन हो गया, कैब लिखा गया। आईएएस प्रीलिम्स 2012 और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016। आखिरी जो एग्जाम राजस्थान का मैंने दिया था 2018 का दिया था, आरएस 2018 अपनी जिंदगी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी? डायवर्सिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है। आईएएस प्रीलिम्स 2012 और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016 का सवाल पूछा गया है। चलो, ग्लोबल वार्मिंग से बायोडायवर्सिटी खतरा हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, कहते हैं ना कि शाकाहार अपनाओ, शाकाहारी बन जाओ। बताओ, पढ़ो, आप ऑप्शंस को पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। 1 2 and 3, 2 and 3, 1 and 4, 1 2 and 3, प्रैक्टिस कर लो आप, सरदर्द ऐसे ही होने वाला, यूपीएससी कराएगा ऐसे सरदर्द, तो इट वुड बी मोर कंफर्टेबल सिचुएशन कि आप यही सरदर्द करा लो, ताकि वहां सरदर्द ना हो। जितना यहां सरदर्द करा लोगे वहां कम हो जाएगा। बचा के रखोगे कि नहीं, बचा ले, थोड़ा सा काम चोरी कर ले तो फिर वहां होगा सरदर्द। चलो, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग होगा, हैबिटेट लॉस से बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, एलियन स्पीसीज कोई बाहर की प्रजाति आती है दूसरे प्रजाति को मार के खा जाती है या गायब कर देती है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म से कैसे प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, ये तो नहीं लग रहा। तो 4 को हटा दो, तो 4 को हटाओ, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी? तो चौथा नहीं होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। तो हटाओगे कैसे इसे? हटाओगे नहीं, चौथे वाले ऑप्शन को लेना पड़ेगा आपको, ये गलत है। थ्रेट टू द बायोडायवर्सिटी ये नहीं है, ठीक है, बताओ। ए विल बी द ऑप्शंस, यस पीयूष, ए विल बी द ऑप्शन। समझे आप कैसे आंसर पे पहुंचे? एलिमिनेशन लगा के। कैन बी थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, तो एक थ्रेट है, 2 भी थ्रेट है, 3 भी थ्रेट है, लेकिन चौथा नहीं है, तो चौथे वाले ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जहां जहां पर 4 है उसको एलिमिनेट कर दो आप। तो सी और डी तो नहीं होगा, 50% आप राइट आंसर पे पहुंच गए। अब यहां पर बोल रहा है 2 और 3, ग्लोबल वार्मिंग भी है सर, तो इसलिए 1 2 and 3, तो आप करेक्ट आंसर पे पहुंच गए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, विद द कॉन्सेप्ट, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट जो भी आपका क्लियर है, उसकी वजह से
you are in a very comfortable situation to handle the question of IS prelims 2012 and RS 2016. आप समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक एक्सपीरियंस मेंटर और एक एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म की जरूरत है. दिस इज द रीजन. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. IS प्रीलिम्स 2010 का सवाल है, बताइए. चलिए पढ़िए फटाफट, बताइए, तब तक मैं पानी पी लूं जरा. यस, मैदान छोड़ के कई लोग भाग रहे हैं. ना ना ना, भागना नहीं, भागने नहीं दूंगा आज मैं. चलिए, डॉक्टर साहब भी हैं, ऐश्वर्या जी हैं, दामिनी जी हैं, प्रियंका जी हैं, राजेंद्र जी हैं, अंजलि, तानिया, रोहन, काजल इज देयर, केशव इज देयर, ओके, दर्पण जी इज देयर, निकिता इज देयर, आयुष, प्रभाकर, गोविंद, एवरीबॉडी इज देयर. ओके गुड. ये सब सिंसियर बच्चे हैं. ये सब मैक्सिमम लोग आ जाएंगे सब लिस्ट में. दीज आर द सिंसियर कैंडिडेट. अच्छे से आप पढ़ते रहो. आप तारीफ कर दिए तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, आपको लिस्ट में आना ही पड़ेगा. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग. जो निम्नलिखित स्टेटमेंट है उनको कंसिडर करिए. क्या? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स. ना, कोल्ड रीज ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ये वाला क्षेत्र हो गया. दिस इज द रीजन. अब आपको ट्रॉपिकल रीजन समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ग्लोब पे. ओनली, केवल ट्रॉपिकल. तो भाई समुद्र कहां गया? कोरल रीफ्स, मैनग्रूव्स. तो एक तो होगा ही नहीं. यहां पर क्या लिखा है? आर इज और करेक्ट. यूपीएससी को भी पता है कि आपके जज्बात के साथ खेलना है. एक भी हो सकता है, कई भी हो सकता है. ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ये बात हजम नहीं हुई तो एक हटा दो. देखो, चलो भाई साहब, अब आओ. इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. यार निकोबार की तो बात की थी हमने, अंडमान की बात तो नहीं की थी. तो मुझे लग रहा है 2B जो है वो सुंदरलैंड और एक और था ना, बताओ. तो मुझे तो दूसरा भी गड़बड़ लग रहा है. तो जब दूसरा भी गड़बड़ हो गया तो 2 भी हटा दो. तो जब एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज, आपने वो नॉलेज अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, यू विल बी एबल टू सिचुएशन टू हैंडल द क्वेश्चन. नाइदर 1 और 2. यस, इंडो बर्मन रीजन. निकोबार वाला रीजन था, अंडमान वाला नहीं था. निकोबार वाला रीजन, इंडो बर्मा रीजन. यस, देखो ये वाले हॉटस्पॉट. मुझे पीछे जाना पड़ेगा ज्यादा, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं आपको. ये देखो क्वेश्चन कहां से आया, समझ रहे हो आप? जज्बात को समझो. ये देखो, मैंने आपको कितना क्लियर कट कॉन्सेप्ट पढ़ाया. हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट्स, सुंडरलैंड्स इंक्लूडिंग निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. If your concept will be clear, you'll be in a situation to handle the question. UPSC is all about concept with the amalgamation of fact and current events. अगर इस मर्म को आप समझ गए तो आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम निकाल सकते. नहीं समझ पाए, मत समझिए फिर. चलिए, बिना कुछ भी लाग लपेट नहीं होना चाहिए. नहीं, क्लियर नहीं है. इट शुड बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. एक होता है ऑल क्लियर, एक होता है क्रिस्टल क्लियर. ऑल क्लियर का मतलब कुछ समझ में नहीं आया, रटन तो विद्या, केवल रट रहे. क्रिस्टल क्लियर का मतलब एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. यूपीएससी इज ऑल अबाउट क्रिस्टल क्लैरिटी. जब तक क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं होगी आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, आप कितना भी सर पीट लीजिए. यस, नाइदर 1 नाइदर 2. यस, चलिए नेक्स्ट. अब समझ में आ रहा होगा रिवीजन का कितना बड़ा रोल है. मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको पचाना भी पड़ेगा. चलो, अभी आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट हमने बात किया, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया कि आईयूसीएन संस्था है, रेड डेटा लिस्ट जारी करता है, थ्रेटेंड या एक्सटिंक्शन के कगार पे जितनी प्रजाति उन सबके बारे में. चलो, इतनी जानकारी लेके हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं. आईएएस प्रीलिम्स 2011 का सवाल लगाते हैं. गॉट द पॉइंट. रेड डेटा बुक बाई आयुषियन, ये बात तो पता लग गया. हाँ, रेड डेटा बुक जो है आयुषियन की थ्रेटेंड स्पीसीज की लिस्ट है. एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है, थ्रेटेंड प्लांट एनिमल स्पीसीज,
या प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज। सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताओ किसके लिए काम करती है ये, जल्दी बताओ आप। अभी आपको पढ़ाया गया है, देखते हैं कि आप इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। चलिए अभी आज पढ़ाया गया जस्ट, आईएएस प्रीलिम्स 2011 का सवाल है। सवाल नहीं निकल रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हम्म, अरे भाई आप कीवर्ड्स पकड़ो। जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज है उसकी रेड डेटा लिस्ट है लाला। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से लेना देना इसका नहीं है। एंडेमिक मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में, ये तो होगा ही नहीं। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यस इट कुड बी। प्रोटेक्टेड साइट्स, प्रोटेक्टेड साइट से क्या लेना देना है, हम स्पीसीज की बात कर रहा है यूसीएन, साइट का कोई लेना देना ही नहीं है। हैबिटेट से साइट से कोई लेना देना ही नहीं है उनका, तो 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो ये हट गया। यहां पर 3 है, हट गया, ये 3 हट गया। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यूपीएससी में मेथड ऑफ एलिमिनेशन का बहुत बड़ा रोल है सही आंसर तक पहुंचने में। बिना इसको प्रैक्टिस किए यू कैन नॉट बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल क्वेश्चंस। इस बात को आप समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कई बार तो ऐसे मुझे याद है 2022-23 में मैंने तो नहीं दिया था 23 वाला, लेकिन जब लोगों ने दिया था बोला तो उसमें एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन लग भी नहीं पा रहा था। ऐसा पेपर सेट किया था पेपर सेटर ने। आ रहे हैं रोहन जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर एक्स2। अभी एक्स2 में क्रायो प्रिजर्वेशन था, नाइट्रोजन गैस का यूज कर रहे थे, -198 के आसपास हम लोग यूज कर रहे थे। चलो बताओ, सिंपल सी बात है। यूपी पीसेस मीन्स 2009 का सवाल है ये। करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। अच्छा चलो मैं एक पूछ दूं, सॉलिड CO2, सॉलिड नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ आइस बोल देंगे। यस, चल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, गाय के गोबर वगैरह, धान के खेत, इन सब से मीथेन निकल रही है। यस, नाइट्रोजन आपने देखा होगा। चलो ए, रामसर कन्वेंशन वाज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ यूपी पीसेस 2008। रोहन जी आपका सवाल। बायोफ्यूल्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, ड्राईलैंड्स, विच इज गोइंग टू बी द आंसर। अच्छा ये बताइए, ब्लैक स्क्रीन इज कंफर्टेबल विथ यू ऑल पीपल, आपकी आंखों पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, इज इट गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन ठीक है, फॉन्ट वगैरह सही है, विजिबिलिटी क्लियर, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, कोई फालतू की चीजें तो नहीं दिख रही है। ओके ठीक है। यस, सो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड था। कहां का शहर, ईरान का शहर। 91 साइट्स इंडिया की हैं, राजस्थान की उदयपुर की कुछ साइटों को इंक्लूड किया गया रिसेंटली। बायोफ्यूल से संबंध इसका नहीं था, फॉरेस्ट से नहीं था, वेटलैंड से रिलेटेड था, ड्राई लैंड से रिलेटेड नहीं था। वेटलैंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेटलैंड्स, सो वेटलैंड इज द ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। छत्तीसगढ़ पीसेस 2018, छत्तीसगढ़ पीसेस 2018 दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। किस साल बायोडाइवर्सिटी एक्ट को, बायोडाइवर्सिटी अधिनियम को लागू किया गया भारत में। जल्दी बताइए, टाइम नहीं है, बहुत क्वेश्चंस है। वी आर हैविंग 40 प्लस क्वेश्चंस एंड राइट नाउ वी आर ऑन 19th ओनली।
वी शुड बी फास्ट। ये इन्वायरमेंट का सियापा खत्म करके सोना है आज, ठीक है, ताकि ये तो रहे कॉन्फिडेंट कि हाँ हमने एक टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, 2000, 2002, 2010, 2017, बी 2002। ठीक है, चलिए 2002 में रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आईएएस प्रीलिम्स 2011। आधे लोग को प्रेशर में नॉट दिखेगा ही नहीं। चलो बताओ आंसर, जल्दी बताइए। थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं। यस, चलिए आप समझते हैं रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब हर देश के पास अपना एक क्रेडिबिलिटी होता है कि कहां तक आप पोल्यूशन कर सकते हो। तो कार्बन उनके पास स्टोर होता है कितने यूनिट तक आप कर सकते हो। तो अगर किसी ने नहीं कर पाया, कंजप्शन नहीं कर पाया, तो दूसरे कंट्रीज को सेल भी कर सकते हैं आप। मैक्सिमम आपके पास कोटा क्या है। तो कार्बन क्रेडिट वॉज रेटिफाइड इन कंजक्शन विथ क्योटो प्रोटोकॉल। चलो, कार्बन क्रेडिट्स वर awarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases below their emission quota। बिल्कुल सही बात। Goal of carbon credit is to limit the increase of CO2। Carbon credit are traded at a fixed price from time to time by UNEP। बताओ, सब लोग कहने बी, कुछ लोग कहने ए है या डी है, बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं देने वाला हूं, आपको लगाना है इसका आंसर। इतना आइडिया दे दूं कि ए या डी में से एक कोई होगा। अब इसमें मैंने बताया है कि यूपीएससी में बहुत सारे आंसर्स सही हो सकते हैं, बट यू नीड टू चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। यहां पर भी कई आंसर्स आपको सही दिख रहे होंगे, लेकिन मोस्ट सुटेबल वन यू नीड टू चूज। सो मोस्ट सुटेबल वन इज वन और डी। दामनी सेइंग डी, मोस्टली पीपल आर सेइंग ए। हियर यू नीड टू चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, कई ऑप्शन इसमें सही लिख रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में भी कार्बन क्रेडिट हमने पढ़ा था। यस, इफ यू रिमेंबर। चलिए, तो बेस्ड ऑन योर डिस्क्रिप्शन आई एम जस्ट लिविंग दिस क्वेश्चन। बताइए, चलिए ए और डी के चक्कर में आज सो मत पाइएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टिश्यू कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ ओजोन। टिश्यू कंट्रोल का मतलब क्या लॉजिक है। टिश्यू नहीं होगा, इशू ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एंड फेजिंग आउट द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। चलो, कितना माहौल बनाया इन्होंने। निम्नलिखित में से किसका एसोसिएशन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के फेज आउट करने से। यही पूछ रहे हैं ना, जज्बात तो इनके यही है ना। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, इन विच ईयर। अच्छा ये बताइए, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, इसके बाद कुछ संस्थान का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्या वो यूनाइटेड नेशन था, क्या वो वर्ल्ड बैंक था, क्या वो आईएमएफ था, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बताइए। 87, यस। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद किसका स्थापना हुआ था, वर्ल्ड बैंक का, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, या फिर यूनाइटेड नेशंस का। यस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। देखा ना द क्वेश्चंस। यस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एक बार गूगल जरूर कर लेना आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। कौन सी थी वो, वॉज इट वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन, व्हाट। चलिए नेक्स्ट, बी मॉन्ट्रियल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर ओजोन डिप्लीटिंग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012। दामिनी सिंह, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ओके। बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स।
कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस इट्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। हैलेंस, यस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यस। बता दीजिए आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? नो 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 नो, ओनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजेंस नहीं होते, क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स नहीं होते, हैलेंस। ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते ये लोग। कैसी बात कर रहे हैं यार आप लोग भी ना। खाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम देख के नहीं कूदना है। मैंने आपको बताया था वहां पर कि क्लोराइड सबसे ज्यादा, क्लोराइड के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दे आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। और साउदर्न जोन में आपको, साउदर्न पोल की तरफ ज्यादा आपको दिखाई देगा नुकसान, टेम्परेचर कम होने की वजह से। यस, तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दीज आर द इंपॉर्टेंट, यू कैन से। अब वाइफ को कुछ लोग वाइफे बोल देते हैं, ठीक है। सिलेबस को सिलेबी बोल देते हैं, तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं बोल सकते अंजलि जी, बताइए। चलिए, सो 1, 2 एंड 3, डी। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल स्ट्रेटोस्फियर? जो कि ओजोन होल स्ट्रेटोस्फियर में है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए, बताओ। जल्दी बताइए। दर्पणजीत सिंह डी, राजनजीत सिंह डी, दामिनी सिंह डी, ओके। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल के लिए, डिप्लीशन के लिए स्ट्रेटोस्फियर में CO2 नहीं होता है, SO2 नहीं होता, O2 नहीं होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डैमेज करते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल, अरे यार ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी यार। ऑप्शन कैसे कैसे गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या ये था? अच्छा, ये इसका मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया, रुक जाओ मैं इसका क्वेश्चन अभी बनाता हूँ अभी। पहले इसका ऑप्शन देख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं क्वेश्चन छापने में गड़बड़ी हो गई। अब हैंड टू हैंड थोड़ा सा लोग पकाते हैं। क्या है? रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, टैगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अच्छा, या तो ये क्वेश्चन इस बात पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी कहां है, या तो इस बात पे ये क्वेश्चन है, फिर या फिर ये है कि पूरी दुनिया के लंग्स किसे बोले जा रहे हैं, फेफड़े किसे बोले जा रहे हैं, बताइए। हिंट हिंट दे दिया मैंने आपको। इन्हीं दो चीजों पे क्वेश्चन है, जहां तक ऑप्शन देखो मेरे को लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं भूल गया छापना, इसमें से जहाज उठाया देखो। अब करो मां, सब सस्ता नशा करके आ गए आप भी। यस, अमेजन के जंगल जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में फेफड़े भी कहे जाते हैं। सबसे ज्यादा ये क्या कर रहे हैं, सूखने का काम भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी इनमें, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है ये, ठीक है। यस, तो यही दो थे। तो कभी कभी रिवर्स इंजीनियरिंग भी करना पड़ जाएगा, ठीक है। जो इंजीनियरिंग के भाई बंधु हैं उनको पता है कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। चलो, ऑप्शन देख के उल्टा क्वेश्चन बना दो, ठीक है। इससे क्या चीजें सीखने वाली है? कुछ चीजें जिंदगी में सीख सकते हैं हम लोग। जिंदगी जीने की कहावत है ना कि दो तरीके हो सकते हैं, क्या? जैसे जिंदगी है उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो चीजों को चेंज करो। चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट मैरीन सेंचुरी इन इंडिया विथ कोरल रीफ्स, मोलसेस, डॉल्फिन्स, टॉर्टवाइज एंड वेरियस काइंड ऑफ सी बर्ड्स विथ इट बाउंड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन। कहां एस्टैब्लिश किया गया था पहली मैरीन सेंचुरी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मरीन एंड फर्स्ट कोरल रीफ के साथ। सुंदरबंस, चिल्का लेक, उड़ीसा में चिल्का लेक आपने देखा होगा, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप। तो कोरल रूप देखते ही तुरंत लक्षद्वीप नहीं लगा देना है, फर्स्ट भी है, मरीन सेंचुरी भी है, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 2001 उस समय का एक करंट था, अब तो शायद मुश्किल है पूछा जाए ये सवाल।
यस, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का रण ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? बताओ, घूमने के लिए कोई और जगह नहीं मिली है, घड़ियाली देखने जाएंगे, इतने बुरे दिन आ गए। बताइए शुभीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपको घड़ियाल उनके वास्तविक निवास में देखना है तो कहां जाना पड़ेगा भाई, हम क्यों जाएं? और कोई काम धाम नहीं है हमारे पास? सवाल देखो आईएएस वाले कैसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, बाद में आप देख सकते हैं। So if you want to see gharials in natural habitat, which place you need to visit in India? No issue there, no issue there. आप you can just watch it later. भीतर कनिका, मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकेत, तिपोर बील, घड़ियाल्स, चंबल केवल डाकुओं के लिए नहीं फेमस है चंबल, अभी तो बहुत डेवलप्ड हो चुका है। भिंड मुरैना को कितना बदनाम आपने कर रखा है, चंबल कितना बदनाम कर रखा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल अब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग। ठीक है, चंबल रिवर के आसपास वाला एरिया जो है, घड़ियाल आपको बहुत दिखेंगे। यस, चंबल रिवर। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट वॉज बेसिकली अगेंस्ट, किसके विरुद्ध था चिपको मूवमेंट? किससे संबंधित था ये नहीं पूछा गया, किसके अगेंस्ट था? तो जाहिर सी बात है, ये सवाल देखो, कान ऐसे नहीं पकड़ा इन्होंने, ऐसे पकड़ा, ऐसे। ठीक है, बताइए गोविंद जी, सुबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं, आपके क्या जज्बात हैं भाई, कुछ कहोगे आप? कल्चरल पोल्यूशन नहीं भाई साहब, नॉइज पोल्यूशन से नहीं संबंध था, वाटर पोल्यूशन से नहीं संबंध था, चिपको मूवमेंट था पर्यावरण से रिलेटेड। पेड़ से चिपक गए तो भैया ना काटो। अब पेड़ नहीं काटने से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ तो लगा नहीं रहे, काट क्यों रहे भाई साहब? समझ गए? बिश्नोई कम्युनिटी, पशु पक्षी प्रेमी, न्यूज में हमेशा रहते हैं बिश्नोई कम्युनिटी। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, चलो, तो इनडायरेक्टली किसके लिए है? डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। समझ गए आप? चलो, चिपको मूवमेंट किसने लीड किया था? किसने लीड किया था चिपको मूवमेंट? एक साइलेंट वैली है केरला में, अभी वहां पर भी कुछ अडानी के प्रोजेक्ट्स थे, उसको रोका गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रोका गया, इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं दी गई। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली पूछ लीजिए कहां पर है, तो साइलेंट वैली कहां पर? केरला में। ठीक है, चलिए, डिफॉरेस्टेशन किसने लीड किया था? कौन सी देवी थी जिन्होंने लीड किया था इसे? बताइए, कुछ फेमस पर्सनालिटीज का नाम आपको पता होना चाहिए। चिपको मूवमेंट। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाई, एसिड रेन किसकी वजह से होता है भाई? एयर पोल्यूशन में कुछ गैसेज हैं ऊपर की तरफ जाएंगी, सेक्वेस्टर होंगी, फिर वो पानी के भरोसे नीचे आएंगी, फिर रिएक्शन होगा, फिर एसिड में कन्वर्ट होगी। बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से मिलता है? अधकच्ची लकड़ी से, जो रॉ लकड़ी होती है, जो बर्न नहीं होती पूरी तरीके से। और कहां से? फ्रॉम व्हीकल्स। सो फ्रॉम व्हीकल्स आल्सो, फ्रॉम half used wood, you can say, you are going to get the source for this carbon monoxide। ठीक है, चलिए, नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन आर्कटिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वेर यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। अभी मैंने क्या आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि पूरे दुनिया में बायोडाइवर्सिटी आप समुद्र में भी देखोगे, इक्वेटर के पास पास आप बहुत देखोगे। दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व। यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो हिंदी में यूपी बोर्ड वाले या फिर बिहार बोर्ड लोग उनको पता होगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बी, नेक्स्ट, लाइकन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स। अगर लाइकन्स उग रहे हैं तो किसका ये प्रतीकात्मक है कि वहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है, कि नॉइज है, सॉइल है, वाटर है, व्हाट?
स्पीशीज का बड़ा पेट क्वेश्चन है. सो लाइकन्स, अगर लाइकन्स, इफ लाइकन्स आर ग्रोइंग देयर इन पर्टिकुलर एरिया, so what is going to be the indication? It is soil pollution, air pollution, water pollution, what? Ganesh Singh B, no, no, it is not B. Lichens. Yes, somebody is guessing. Rajendra ji is saying D, sorry, C. Yes, absolutely not, it's D. Yes, lichens. So lichens अगर कहीं पर बढ़ रहे हैं, indirectly you can have observation. अब आप ढूंढना कि क्यों ऐसा होता है. लाइकन्स के उगने से कैसे पता लग जाता है कि देयर इज एयर पोल्यूशन, व्हाट इज द रिलेशन. तो आपको पढ़ना पड़ेगा. अब हर चीज तो मैं नहीं पढ़ा सकता. यू शुड हैव द क्यूरियोसिटी. तो आप जाइए, थोड़ा सा पढ़िए. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित रहिए. ओजोन डिप्लीशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन. भाई ओजोन लेयर का सॉइल इरोजन से क्या लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं. और सही की बात कर रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन. यस, पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो मिट्टी जकड़ी नहीं जाएगी, तो सॉइल इरोजन होगा. इट कुड बी रीजन. एयर पोल्यूशन इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन. भैया एयर का सॉइल से क्या लेना देना? कुछ भी उठपटक बातें कर रहे हो. ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर सॉइल. ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है? Elimination method. With the help of elimination method, we have come up with the concept. We have come up with the right answer. So you cannot skip the method of elimination in UPSC examination. It's very important. It's very important to practice this. Next, which of the following statement is correct? बताओ. चलो, ये रही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस की. Which of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चिपको मूवमेंट वॉज अबाउट बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमीन क्लोराइड. नहीं भैया, चिपको मूवमेंट चिपकने वाला मूवमेंट था पेड़ों से. ठीक है, इससे नहीं मतलब था. क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अबाउट बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्योटो प्रोटोकॉल्स तो मेरे को लग रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का था. तो बी तो ये भी नहीं था. एपिक्यूको मूवमेंट वॉज बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए था. आंसर विल बी डी. हाउ क्लोज ऑप्शन दे हैव गिवन. आप वहीं चक्कर खा के गिर जाओ. एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ मेंस क्वेश्चन और यू कैन से यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोजेक्ट चीता रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, किस साल इसको लॉन्च किया गया? वही मोदी जी वाला जो ले गए थे अफ्रीका, लेके आए थे चीता. कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, कहां पर रिलोकेट किया गया था? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश. एक्स-सिटू कंजर्वेशन. लेकिन लाए कहां उसे? नेशनल पार्क में. तो वो कॉन्सेप्ट था वो एक्स-सिटू था, लेकिन लाया कहां गया उसको? नेचुरल हैबिटेट में उसको लाने के लिए, क्योंकि वो सबसे सुटेबल एरिया था चीता के लिए, इसीलिए उसको लाया गया, उसी पार्क में लाया गया. यस, नाउ प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च किया गया था? याद करो कब वो मोदी जी गए थे, फिर लेके आए थे. वो देखा होगा डब्बा खुल रहा था. तो कुछ गेस मारो. 20, 21, 22, 23. लो जी, अब गेस मारते रहो. कुछ लोग तो हमारे प्रधानमंत्री कपड़े से परेशान रहते हैं. बताइए, अब कोई इस पे कमेंट नहीं करेगा. कई लोग इस बात पे भी नाराजगी रहती है. मुझे तो डर लगता है कहीं आरटीआई फाइल ना कर दे कि सर आप कितनी बार कपड़े पहनते हैं. भाई साहब, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं. आपको अपनी जिंदगी बेहतर करना है, इन सब कचड़ों में कहां पड़ रहे हो आप? चलो, तो प्रोजेक्ट चीता एक अच्छी सोच सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की अच्छी सोच जो है आपको दिखाई देगी यहां पर. प्रोजेक्ट चीता री इंट्रोड्यूस किया गया भारत में क्योंकि विलुप्त हो चुका था. कहां पर? 2022. सी. यस, लोगों ने गूगल कर लिया. खेल दे जज्बात के साथ. विच टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द पेरियार रिवर वाटर डिस्प्यूट? पर्यावरण से मुद्दा है. और करंट क्यों हो जाता है? क्योंकि नदी जोड़ों वाला मुद्दा भी है. दो नदियों के बीच का विवाद है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला जाता है, हाई कोर्ट तक मैटर चला जाता है. पानी, मैंने कहा ना, पानी को लेकर लड़ाई होने वाली अगली तगड़ी. सो नेक्स्ट वॉर इज बिटवीन वाटर. बताओ, बिहार और झारखंड को लेकर पेरियार साउथ के थे,
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। लो भैया, साउथ के नाम पे आप लगाओ आंसर। यस, प्रभाकर इज सेइंग सी। सो इट वाज बिटवीन, ये नदी जो है, पेरियार नदी का मुद्दा जो है, किन दो राज्यों के बीच में था। मैं कन्वर्ट भी कर रहा हूं, अब ना अंग्रेजी अगर समझ में आए तो। यस, तो भाषा पे थोड़ी तो पकड़ रखनी पड़ेगी अगर टीचिंग में रहना है तो। वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। तमिलनाडु एंड कर्नाटका और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इट्स राइट आंसर इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज रिमेंबर दिस। अभी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिसेंट नदी कौन कौन से विवाद है, किनके बीच है, वो देख लेना पड़ेगा। कोई नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अगर है, यू शुड रिमेंबर। केन बेतवाला जो प्रोजेक्ट था यूपी वाला, मध्य प्रदेश वाला भी। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेट है किस स्टेट में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बताओ। असम में, मिजोरम में। अभी हमारे प्रधानमंत्री मिजोरम में घूम रहे, बड़ी बड़ी हमारी फोटो आई है उनकी, काफी अच्छी सी। लोग कह रहे थे कैसी लगी फोटो, एबीपी न्यूज वाले दिखा रहे थे। इन लोग के पास और कोई न्यूज नहीं रहता है, पूछ रहे थे फोटो कैसी है। ये नहीं पढ़ा अभी, थोड़ी बहुत तो कभी ना कभी कहीं ना पढ़ा होगा ना आपने। यस, बताइए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है। असम, मिजोरम, झारखंड एंड उड़ीसा। झारखंड एंड उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, चलो। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, आपने देखा होगा। दिल्ली में बारिश कराई जाएगी, दुबई आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करवा रहा है। सोचो इतनी नवाबी है। हमारे भारतीय रेल से भी ज्यादा नवाब है दुबई। भारतीय रेल में क्या देखा होगा अपने, पहले खूब दबा के एसी चला देंगे, ठंड कराएंगे, फिर कहेंगे बेटा कम्बल ओढ़ लो। आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन कौन सा है। अब देखो कितना ऑप्शन है। आपको आयोडाइड और नाइट्रेट में ऐसा चक्कर खिलाया जाएगा कि आप गोल 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 घूम के गिर जाओगे। अभी देखो कितने लोग गिरने वाले हैं। खेल किसका चल रहा है, इसका आयोडाइड का चक्कर उसके नाइट्रेट के साथ, उसके नाइट्रेट के चक्कर इसके आयोडाइड के साथ चल रहा है, अलग ही चल रहा है यहाँ। यस, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा गंदगी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हवाएं प्रदूषित हो जाती है, सो वी टेक द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेन। क्लाउड सीडिंग कहते हैं उसे। जहाज उड़ती है, प्लेन उड़ती है और कुछ केमिकल छिड़क देती है, थोड़ी देर बाद माहौल सेट होता है और उसके बाद जो है झमाझम बारिश हो जाती है। सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड के कंपाउंड हम लोग मिल यूज करते हैं, सिल्वर एंड पोटेशियम आयोडाइड। द आंसर विल बी ए। यस, नेक्स्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज। हाल ही में था ये, मेरे ख्याल से यूपीएससी 2025 में पूछा गया था, शायद 25 या 24 में, हाल ही में न्यूज में था। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनेक्ट किया नेचर रिस्टोरेशन लॉ को, ताकि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस को टैकल किया जा सके, उससे निजात पाया जा सके, उससे छुटकारा पाया जा सके, सो दैट वी कैन मैनेज। एफएओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन। यस, किस ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। यस, करेक्ट ऑप्शन विल बी यूरोपियन यूनियन। एक ऐसा देश जो कई ग्रुप का, बताइए 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, 28 देश है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। आराम से चार समोसा तोड़ते हुए दूसरे कंट्री में घुस जाओ बिना वीजा के, एक ही जैसा पैसा यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी यूजिंग द सेम करेंसी। सेम यही हम चाह रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज में। और ट्रम्प जैसा की एकदम हालत खराब है कि अगर ब्रिक्स की करेंसी आ गई तो डॉलर का तो डी डॉलराइजेशन होगा। इंडिया को तो सोच रहे थे लुच्चा कि नहीं, इंडिया तो कोई ऐसा ही कंट्री होगा। भाई अब वो भारत वो नहीं है। भारत एक विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आप हमको नजरें नहीं दिखा सकते, हम नजरें निकाल लेंगे अब। तो कोई भी, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, आप मुझे डरवा नहीं सकते हमारे देश को आप। ठीक है, वी आर नॉट अ फील्ड स्टेट। सबसे तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं दुनिया में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। तो आप भारत को ऐसे नहीं डरवा सकते अब। ठीक है,
और भारत को खूबसूरत भारत कौन बनाता है? यहाँ के लोग। अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग क्या है? कि ग्रीन वॉशिंग मतलब ग्रीन के नाम पर कुछ भी बेच दे रहे हैं, चिपका दे रहे हैं, ठीक है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कोई प्रोडक्ट फेक फर्जी क्लेम कर दिया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, जबकि वास्तव में है ही नहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली को, कुछ भी ग्रीन के नाम पे चिपका दे रहे हो। बताओ, कॉन्सेप्ट समझ गए आप? अब ऑप्शन बता दो। आई हैव टोल्ड यू द ऑप्शंस, आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट। Conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environment soundly. Got the point? Non-inclusion of environment cost in this particular, ignoring the disastrous and ecological consequences, making mandatory provisions for environmental cost. No, it's option A. Yes, next question. If rainforest and tropical forest are called lungs of the earth, rainforest या tropical forest को अगर lungs बोला जा रहा है, then surely wetland को kidney बोला जाएगा। देख रहे हो तुलना? कवि क्या कहना चाह रहा है? Which one of the following function of the wetland best reflect the above statement? तो wetlands का काम क्या होता है? भाई बाढ़ आ गई तो पानी को मैनेज कर लेते हैं लोग, स्टेबल रख लेते हैं एनवायरमेंट को, सूखा पड़ गया तो भी ये काम कर देते हैं। ये झील वगैरह देखा होगा आपने, वेटलैंड क्या करते हैं? जो फालतू का एक्स्ट्रा पानी है झील में चला जाता है, स्टोर हो जाता है, जब जरूरत होती है तो वहां से पानी निकल आता है। समझ में आ रहा है लॉजिक? यस, बताइए। चलिए ऑप्शन, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, पढ़िए। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल परकोलेशन एंड इवेपोरेशन। वेटलैंड के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी? एक्वाटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्वस एक्सेस प्लांट्स, नहीं बाबा। वेटलैंड्स प्ले वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। हाँ, सॉइल स्टेबलाइजेशन में करते हैं। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन द फिश, ये सब तो नहीं यार, यूट्रोफिकेशन की बात कर रहे हैं। द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ एंड सब सॉइल परकुलेशन एंड इवेपोरेशन। परकुलेशन इवेपोरेशन क्या लगता है? C will be the correct option. Yes, as per the question, C will be the correct option. Yes. Next. बायो रॉक टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, न्यूज में था हाल फिलहाल में, किस सिचुएशन को सही से बताता है? सो बायो रॉक टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू what was the current issue? So bio rock technology recently it was in the news. So what exactly it was? It was related to the restoration of damaged coral reefs. It was related to the development of building materials. It was related to the identification of areas. It was related to the salt licks for wild animals. What? It was related to the restoration of damaged coral reefs. तो यूपीएससी में जो हाल फिलहाल में घटनाएं न्यूज में थी, इन करंट अफेयर्स पर आल्सो देयर, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। मैं ये पढ़ा तो दे रहा हूं, लेकिन अगर आपके एग्जाम से पहले 20 दिन पहले भी, 1 महीने पहले भी कोई घटनाएं हुई हैं, यू नीड टू कवर दैट। तो सर ये करंट अफेयर्स कब हम पढ़ेंगे? यूपीएससी आपसे करंट अफेयर पिछले 5 साल के पूछ लेता है, लेकिन 15 दिन 1 महीने पहले के जस्ट करंट अफेयर नहीं पूछता, उतना तो प्रिंट होने में, डिस्ट्रीब्यूट होने में चीजें लग जाती हैं। तो यूपीएससी का जब एग्जाम होने वाला, उससे 15 दिन 1 महीने तक का जो करंट अफेयर है और 1 साल तक का करंट अफेयर आप अच्छे से पढ़ लो, जो भी न्यूज में रही, करंट के हो, इकोनॉमिक्स के जो भी हो, वो सब करंट अफेयर्स। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट तो मुद्दे पढ़ा ये, लेकिन करंट न्यूज में क्या, कोई न्यूज में रहा हो, कोई टर्मिनोलॉजी रही हो, यू शुड बी अवेयर, यू शुड, आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके आप 100% का पकड़ जो है लगा पाएंगे आप इन्वायरमेंट पे। चलो, तो आपके पास ये सिचुएशन है। नाउ इज द नेक्स्ट। द मियावाकी मेथड इज नोन फॉर द, मियावाकी मेथड न्यूज में था अभी हाल फिलहाल में, किससे संबंधित है ये? दामिनी सिंह, कोई भी जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वगैरह करा रहे हैं, उनकी कोई एक मैगजीन वगैरह ऑनलाइन होती है, फ्री में वो अपलोड करते हैं, वो डाउनलोड कर लो आप, उनसे एनवायरमेंट पढ़ लो, उनके एनवायरमेंट सेक्शन को उठा के, ठीक है। चलो, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग बताओ। अर्बन एरियाज में मिनी फॉरेस्ट बनाया जाए, इसके लिए मियावाकी मेथड था। सी,
यस, अब देखो ISFR 18वीं ISFR 2023 में आई थी रिपोर्ट। किस स्टेट के पास मैक्सिमम बंबू बियरिंग एरिया है? बैम्बू बियरिंग एरिया किस स्टेट के पास है? तो ISFR रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीएस वाले बहुत पूछते हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि हो सकता है यूपीएससी में आपको क्वेश्चन। यस, प्रयागराज में मिनी फॉरेस्ट डेवलप हुए। ओके रोहन जी, गुड, मुझे नहीं पता था। सो आई विल बी अवेयर विथ योर इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर द अपडेट। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में देखो बैम्बू की कितने कल्टीवेशन कर रहे हैं हम लोग, बताइए। सो इट इज मध्य प्रदेश, इट इज अरुणाचल प्रदेश, इट इज महाराष्ट्र, इट इज उड़ीसा। व्हाट? 18वीं ISFR रिपोर्ट 2023 में आई है। हर 2-2 साल पे जनरली ये रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, वो शायद जारी करते हैं रिपोर्ट, एक बार आप देख लेना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। बंबू कवर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का है। थोड़ा सा फटाफट एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। रिपोर्ट दिखती कैसी है? ऐसी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ये पूरा ओवर था, कितने फॉरेस्ट एरिया, कितने ट्री एरिया, क्या है वो सब सारी चीजें, ठीक है। 25.17% जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर है टोटल पूरे हमारे इंडिया में। आप यहां पर देखोगे 25.17% ट्री और फॉरेस्ट कवर है पूरे देश में। ये सारी चीजें, और इतना किलोमीटर जो है बढ़ गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, मैक्सिमम इंक्रीज जो है ट्री कवर में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश। तो जब यूपी पीसेस का सवाल आएगा तो यहां से पूछ देंगे ये यूपी वाले। उड़ीसा एंड राजस्थान के जब पीसेस में आएगा तो ये सवाल पूछा जाएगा। टोटल मैंग्रोव कवर जो है कंट्री का इतना किलोमीटर है, 4991.6 किलोमीटर, जो कि 0.1% है कंट्रीज के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। जो हमारा देश का जियोग्राफिकल एरिया अगर 100 किलोमीटर है तो उसका 0.1% जो है मैंग्रोव, इस तरीके से। गुजरात में नोटेबल डिक्रीज नोटिस किया गया है मैंग्रोव एरिया में, आप देखोगे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में, तो मैंग्रोव एरिया डिक्रीज हो रहा है, ये चिंता की बात है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, सबसे ज्यादा जो राज्य जिनमें वाइल्ड फायर की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में, देन आफ्टर दैट फॉलोड बाय द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, और इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और लास्ट में क्वेश्चंस के बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स से अपनी जानकारी को पुख्ता करते हुए सेशन को एंड करेंगे और अंतिम विदाई देंगे किसको? एनवायरमेंट को, इस क्लास की, ठीक है। चलिए, तो कितने मिनट लगा पूरा पूरा एनवायरमेंट रिवाइज करने में? 1 घंटे 46 मिनट में हमने पूरा पढ़ लिया सारी चीजें, ठीक है। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर द सम एनरिचमेंट सेशन। अब भारत क्या कर रहा है? हम लोग हाथ पे हाथ धर के तो बैठे नहीं हुए। तो भारत ने बहुत सारे कानून लागू किए, किसके तहत? आर्टिकल 48A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत। 51 किससे है? मौलिक कर्तव्य। तो उसमें बहुत सारे देखोगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, वाटर एक्ट 1974 आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 आया। आप किसी भी जानवर को ऐसे हमें मार नहीं सकते, उसकी सूची है, सूची 1-2 इस तरीके से, ठीक है। फिर आप देखोगे नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में आई, ये सब सारी चीजें। ऐसा क्यों किया गया? भारत को क्यों मजबूर होना पड़ा है, क्यों करना पड़ा? मजबूर नहीं होना पड़ा, इट्स आवर ड्यूटी एज ए सिटीजन, भी हमारी ड्यूटी है एज ए स्टेट। डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी सरकार, अपनी जनता के लिए, भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन सरकार इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि करेगी ही करेगी, लेकिन करेगी वो। आर्टिकल 48A कहता है किसी भी राज्य को, राज्य का मतलब भारत, क्वालिटी में स्टेट का मतलब होता है पूरे एंटिटी, लीगल बॉडी, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की सेफ्टी रखना है और इन्वायरमेंट को इंप्रूव करना है, सरकार को ऐसा कहा गया है आर्टिकल 48 के तहत, जिसका नतीजा है कि सरकार ये कानून जारी करती है, ठीक है। सरकार अपने घर से नहीं कर रही है, सरकार को बाध्यता दी गई है। चलिए, आर्टिकल 51A क्या कहता है? एक फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स पे इंपोज करता है कि आप अपने आसपास गंदगी नहीं करेंगे, पेड़ पक्षियों का, जानवरों का, नदियों का, वाइल्ड लाइफ का सबका ध्यान रखेंगे, पर्यावरण को संरक्षित रखने में आप मदद करेंगे, ऐसा उम्मीद की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज में, आर्टिकल 51A में। और हम क्या है? हम अधिकार, हमारे अधिकार ये हैं, हमारे अधिकार ये हैं। जब कर्तव्यों की बात होती है ना, तो पीछे कहीं पिछले दरवाजे पर नजर आते हैं। अधिकारों की बात आएगी तो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए,
व्हाट अबाउट द ड्यूटीज? भाई अधिकार तभी मिलेंगे जब ड्यूटीज आपके पास होगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने की आजादी, राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इंटरप्रिटेशन किया गया। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार डिग्निटी के साथ। आर्टिकल 21, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 48A, ये सब बाध्य करते हैं हमारे सरकार और हमारे नागरिकों को। और नतीजा ये रहा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, एयर 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है फैक्ट में, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन इन फैक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006, एनजीटी 2010, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर और वाटर कंजर्वेशन दोनों के लिए, उसके लिए मैनेज के लिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, कोस्टल रेगुलेशन जोन, सीआरजेड नोटिफिकेशंस। यस, why you should trust on this platform? It is having the capacity to rank one also in BPSC results or any other results you can see. One of the best results we have given in pharmacist. Right now this batch is running. इसमें बहुत सारे एडमिशंस हुए हैं। One of the trending course है just because of कम प्राइस and अच्छा कंटेंट, उड़ान बैच। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को बताइए क्यों लुटवाने 5 पर 10 10 20 20 हजार रुपए। हाँ हाँ, अपलोड कर दूंगा रोहन जी, ठीक है, बिल्कुल अपलोड हो जाएगी, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए, कोई भी क्वेरी है आप इस कनेक्ट नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां से सारी चीज आप कर सकते हैं। आरआरबी के लिए विजय बैच वगैरह चल रहा है, ट्यूटैक्सो फार्मा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बी फार्मा, डिप्लोमा एम फार्मा के लिए बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे लेक्चर्स आपको ट्यूटैक्सो फार्मा में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे सेशन हमने कराए हुए हैं। संकल्प टेस्ट सीरीज वन ऑफ द ट्रेंडिंग सीरीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, चल रही है ऐप पर, उसको आप बताइए थोड़ा सा। हाँ, राधे राधे, ठीक है। कुरुक्षेत्र सीरीज हरियाणा की चल रही है, सारी चीजें आप सोशल मीडिया को जो है फॉलो करिए। बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। ठीक है, चलिए, ये मेन चैनल है, 30,000 के आसपास की हमारी फैमिली है, लेकिन 30,000 ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर, इट्स अबाउट कि अगर हम एक भी की जिंदगी में परिवर्तन ले आ पा रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है वो। ओपन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करिए, उसके अलावा ओपन जॉब्स, डेडिकेटेड जो है जॉब अपडेट। सो दिस इज माय नंबर, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। एक ऐसा मेंटर जिसका नंबर पब्लिक है, आपके और मेरे दिलों के बीच दूरी जैसे फोन कॉल है, तो जस्ट कॉल टू मी। सो कैसा लगा सेशन आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, हाउ वाज द सेशन, जस्ट गिव मी द फीडबैक। जाना नहीं है बिना फीडबैक के, आई वांट फीडबैक। कुछ कमियां लगी हो मेरे पढ़ाने में, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपसे है। यस, तो ये कहना कि सर एक ही टीचर क्या कर सकता है, एक टीचर पता नहीं कितने 100 में, आप समझ सकते हो कितने कितने सारे सिलेक्शन दिला चुके हैं हम लोग। अंजलि जी, मेडिकल डिवाइसेस में जब आएंगे सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेडिकल डिवाइसेस के जो 4 वीडियोस मैंने बनाए उसको देख लीजिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी अभी डिटेल में मैं करा रहा हूं मेडिकल डिवाइसेस। यस यस, सो इस तरीके के सेशंस में हर पार्ट के ले आता रहूंगा जो 6 टॉपिक हैं। तो पहले मेरा माय फर्स्ट फोकस विल बी टू कंप्लीट द सिलेबस विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, उसको रिवाइज करा जाए ऐसे वीडियोस बना के। ठीक है, बट आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपको पेशेंसली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्लास गिनेंगे तो फिर नहीं हो पाएगी बात, बात नहीं बन पाएगी। जल्दीबाजी करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। आपको मेरे ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा। आपको इसके बाद सोना नहीं, आपको आपको अभी भी एफर्ट लगाना है अपनी तरफ से। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, आपको बेस्ट करना है। पढ़ा तो मैं सबके रहा हूं ना, सबको एक्सेस मिल रहा है, फिर आपके में अलग क्या है? यू शुड डू डिफरेंट। सुबीर जी, लाइसेंस और लो लाइसेंस में, जैसे मान लो मेरे पास कोई, मुझे मेडिकल डिवाइस बनाना है या मैन्युफैक्चरिंग है, मेरे पास अपनी खुद की सुविधा नहीं है, तो दूसरे की अगर सुविधा का मैं यूज करना चाह रहा हूं, सो आई नीड टू टेक द लोन लाइसेंस, ताकि मैं दूसरे की फैसिलिटीज को टेस्टिंग पर्पज के लिए, बनाने के पर्पज से मैं यूज कर पाऊं। जबकि मेरे पास खुद जो फैसिलिटी है उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लोन लाइसेंस थर्ड पार्टी के लिए होता है जनरली। इट इज अदर फैसिलिटीज जिनके पास है उनका अगर आप यूज करना चाहते हैं, यू शुड टेक द लोन लाइसेंस। यस, और कुछ क्वेश्चन? सर सारा वीडियो ऑफलाइन में प्ले नहीं हो रहा है, कहां से प्ले होगा? मैंने तो हटा दिया ना। देखो अब समझो पैटर्न को,
जो अभी ये क्लासेस जो ऑटोमेटिक होती हैं, ये लाइव में शो होती हैं, लेकिन वहां पर जो सबसे ऊपर सबसे लेटेस्ट फिर इस तरीके से आती हैं, लेकिन वहां पर सीरियल का इशू है, यू में भी कंफ्यूज। तो आपको इन सब पचड़ों में ना डाल के कंटेंट में सीरियली हमने अरेंज कर दिया है। उसमें भी कुछ बाहर वीडियोस दिख रही होंगी, सीरियली 1 2 3 4 ऐसे 8 10 वीडियोस दिख रही होंगी। वो 10 वीडियोस नहीं है, कितने टॉपिक उस 10 वीडियो में कितना कंटेंट कवर कर दिया गया है। आपको केवल 1.5 घंटे की वीडियो में अंदाजा लग गया होगा कि 1.5 घंटे की वीडियो में कितना चीजें कवर की जा चुकी है। कैन यू इमेजिन दिस? तो आप नंबर ऑफ वीडियो से कोई चीज जज मत करो। व्हाट द पॉइंट? तो आप उसको देखो अच्छे से, ठीक है। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड करके। अब देखो इतना, देखो एक चीज मैं खुल के बताऊं, जब मैं अफोर्डेबिलिटी पे काम कर रहा हूं, आप ऑफलाइन आते, भाड़ा किराया लगाते, रूम लेके रहते, पता नहीं कितने हजारों में फीस आप देते सेम चीज का। तो ऑनलाइन की तो यही खूबसूरती है ना कि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, किसी गली नुक्कड़ में भी आप रह रहे हो, तो भी आप आराम से पढ़ सकते हो। यू आर हैविंग द बेस्ट फैसिलिटी। सेम चीज अगर हम ऑफलाइन करते कितना कॉस्टिंग होता, लाइट बिजली टीचर दुनियादारी, कितना स्यापा होता है। तो हम जब इतना अफोर्डेबल बना रहे हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सा इंटरनेट में इन्वेस्ट कर लो यार। जहां 1.5 GB का पैकेज है, आपको पता है 1.5 GB में कितनी पढ़ाई होनी है। 3 GB 5 GB कम से कम रखो आप अपने पास, अगर इतना तो अफोर्ड करना पड़ेगा। बेटर है कि अगर आपके पास वाईफाई हो, थोड़ा स्लो ही स्पीड का हो, लेकिन वाईफाई तो बिल्कुल भी बेटर। तो हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। आपको क्वालिटी घटाने बढ़ाने का ऑप्शन दिया था, बीच में गड़बड़ हो गया था, उसको सही करा रहे हैं अभी। तो घटाने बढ़ाने का ऑप्शन आपको आ जाएगा, तो वहां से भी आप कर सकते हो। डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे दिया है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस दिया जाए, ठीक है। इस बीच हमसे कुछ चूक भी होगी, कुछ चीजें मिस भी होंगी, तो इसलिए इतना प्रैक्टिकल हमेशा रहना चाहिए, जिंदगी में व्यवहारिक रहना चाहिए। जितना प्रैक्टिकल रहोगे उतना ही चीजें हर्ट कम होंगी आपको। आदर्शवादी सोच रखोगे, आदर्शवादी चीजें सोचोगे, तो फिर इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर यू टू बी प्रैक्टिकल। चलिए, तो आज इसी बातों के साथ जो हम लोग ज्ञान वाली बातें, जो ज्ञानवर्धक जो बातें हो रही थी, उसको थोड़ा सा रखते हैं, अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं देवेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन नंबर ऑफ वीडियोस। आप पूरा इन्वायरमेंट 1.5 घंटे की 2 घंटे वीडियो में पढ़ के जा रहे हैं, और अगर आप सोचो यार 1.5 घंटे में इन्वायरमेंट इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये खूबसूरती है प्लेटफॉर्म की, ये खूबसूरती होती है एक्सपीरियंस टीचर की। वो आपको बहुत प्रिसाइज पढ़ाता है, काम की बातें पढ़ाता है, टू द पॉइंट पढ़ाता है। तो वीडियोस कम होंगी, तो वीडियोस कम देख के आप कोर्स मत खरीदा करिए कि नहीं कम होगा तो नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि अभी हफ्ते भर पहले सिलेबस आया है, तो चीजें अभी आनी है, वेल रिसर्च करके आ रहा है, सब कुछ प्लान है, एवरीथिंग 40 डेज के अंदर करा देना है सब कुछ। कई बच्चे तो कंफ्यूज हो रहे हैं, सर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? सब करा देंगे, कोई बात नहीं। आप लेट लाइव भी आते हैं, देर इज नो इश्यू, आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो नोट टेस्ट सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बाकी वीडियोस अपलोड कर दीजिए, वो सब हमारी जिम्मेदारी, बैकएंड में हमारी टीम काम कर रही है, आप बस पढ़ने पे फोकस करो। वीडियोस नोट सेम है, अगर मान लो पीडीएफ सुबह भी अपलोड हो गई या 2 घंटे बाद, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस। इन केस किसी दिन डिसरप्शन हो गया, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, भाई कितने भी हाईटेक सिटी में आप रहो, बारिश होगी, लाइट चली जाएगी, इन्वर्टर सब कितना बैकअप लोगे, ठीक है। क्योंकि बैक टू बैक क्लासेज होती हैं, अब पता नहीं, एक दिन तो 8 घंटे गायब हो गई थी, इन्वर्टर से 3 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैकअप ले सकते हो आप। तो सब सारी चीजें हैं, व्यवहारिक होना चाहिए। माइक का इशू बीच में हो गया था, अब रोड जैसा माइक, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट माइक, वो भी खराब हो सकता है। अब सोच के देखो, अब क्या किया जाए, हम लोग बेस्ट सर्विसेज देने की कर रहे हैं, लेकिन उसको भी रिपेयरिंग के लिए हमने भेज रखा है कि चलो भाई ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग जो है रखते हैं आज के सेशन को। आशा कर रहा हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। पेशेंसली पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा दिया गया उसको अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।